अध्याय 81-76 प्रैक्सेल द पर्वत। जब दरवाजा खुला तो दरवाजे के दूसरी तरफ एक आदमी था, लेकिन वह आम इंसान से अलग था क्योंकि उसका आधा शरीर धातु के गतिशील हिस्सों से बना था। मुझे लगता है कि मेटलेक जैसे नाम से मैंने अंदाजा लगाया था कि वे ज्यादा कीड़े जैसे होंगे। तुम मेरे धैर्य की परीक्षा क्यों ले रहे हो? इरेलिया ने एंड्रॉयड को लात मारी, लेकिन वह फुर्ती से पीछे हट गया और बचकानी हंसी निकालते हुए उसकी लात से बच गया। मैंने देखा कि इरेलिया की मुट्ठी कस गई है, इसलिए मैं उसके पास गया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। इरेलिया घूम गई और मैंने उसे अपनी विजयी मुस्कान दी, लेकिन बदले में मुझे सोलर प्लेक्सस में एक ऐसा मुक्का लगा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इन हिंसक औरतों को क्या हो गया है? मिकोटा और तामा मेरे साथ थे क्योंकि मेटलेज बाकी लोगों को एक और खाई में ले जा रहे थे। मैं अपनी सांसें संभाल पाया और हम तीनों उनका पीछा करने के लिए आगे दौड़े, लेकिन वे जा चुके थे। हम आगे दौड़े, लेकिन हम एक गोलाकार कमरे में पहुंच गए जहां हर तरफ सुरंगें थीं। मैंने उनकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे कहाँ गए? तम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है, मैं उस लड़की या मेटलेक की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि वह गुनगुना रहा है। यह आवाज क्या है? यह इधर से आ रही है, मेरे पीछे आओ। शायद वे इधर गए होंगे। मिकोटा हमें बाईं ओर ले गया, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े गुनगुनाहट और तेज होती गई। जल्द ही हम एक बंद दरवाजे के पास पहुंच गए जो खुल नहीं रहा था। यह शायद अच्छी बात थी क्योंकि मुझे उसके बाहर खुली जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ और भी होता हुआ देख सकता था। बाहर उसी सुरंग को मजदूरों द्वारा बढ़ाया जा रहा था, जो सुरंग को विकसित करने के लिए लेजर जैसे त्रिआयामी प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे थे। एक मजदूर ने हमें देख लिया, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह अच्छी बात थी या बुरी। यह मजदूर एक विशालकाय बाघ था जो आंखों के लेजरों से प्रिंटिंग कर रहा था। वाह, यह तो कमाल की बात थी, लेकिन वह बाघ जैसी चीज अभी भी हमें घूर रही थी। फिर वह गायब हो गई और एक गोरिल्ला और भालू को काम पूरा करने के लिए छोड़ गई। सुरंग के किनारे कोई खिड़कियां नहीं थीं, इसलिए मैं बाघ को कहां छोड़ गया था यह नहीं देख पाया, लेकिन मैंने लड़कियों को वापस मुड़ने का इशारा किया। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता, लेकिन जब हम रिंग रूम में लौटे तो इरेलिया, साशा और मैक्सिन उस आदमी के साथ इंतजार कर रही थीं। तुम लोग कहाँ चले गए? हम रास्ता भटक गए थे और गुनगुनाहट की आवाज सुनने के लिए वहां गए। आह, ये बेस्टारियन है। वे कंकाल संरचना बनाते हैं, मिश्र धातु डालने के लिए अपने लेजरों का उपयोग करते हैं ताकि दीवारों में लगा डायनेम उसे अपनी जगह पर बांध सके। यह एक बेहतरीन प्रणाली है जो अब 1 लाख सालों से काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। क्या आप एक बाघ बेस्टेरियन को जानते हैं? वैसे आपका नाम क्या है? मैं प्रैक्सेल हूं, मैं इस खंड में सबसे ऊपरी परत देखता हूं। बाघ के बारे में? ओह, आपका मतलब लेडी किरीना से है। वह नई पीढ़ी की सबसे अच्छी और प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक है। मुझे लगता है कि वह आप सभी से मिलने जरूर आएंगी, क्योंकि डायमंड पिकअप के अलावा वह भी एक वजह है जिसके लिए आपसे यहां रुकने का अनुरोध किया गया था। ओह, क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? मैंने साशा और इरेलिया की ओर देखते हुए प्रश्न पूछा और उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ डेव, आप ऐसा करते हैं, लेकिन तुम्हें मुझे भी ले जाना होगा। जहां से हम अभी अभी निकले थे उसके पास वाली एक सुरंग से 2 जानी पहचानी आवाजें आईं। मैंने मुड़कर देखा तो एक औरत और एक आदमी बाहर निकल रहे थे और मैं दौड़कर उन दोनों को गले लगाने गया। अब यह तो कुछ ऐसा था जिससे मैं खुश हो गया। अब वे 2 अलग अलग इंसान थे। शायद अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब पहले जैसे एक ही शरीर में नहीं बंधे थे। मैंने उन्हें जाने दिया और फिर काइरीना को अपनी ओर खींच लिया, खुद ही। मिकोटा की तरह काइरीना और उसके भाई के एक ही शरीर में होने की अनिश्चितता के कारण मेरे पास उसके साथ बिताने के लिए और भी कम समय था। हालांकि अब मैंने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। मैंने हल्के से अपनी नाक उसकी नाक पर रगड़ी, जिससे वह खिलखिला उठी और फिर उसने अपना सिर मेरी छाती पर टिका दिया। मैं तुम लोगों के बारे में चिंतित था। मुझे खुशी है कि तुम हमें लेने आए। अब हम यहां से निकल सकते हैं। मैं सुरंग बनाते बनाते थकने लगा था। दूसरे बेस्टेरियन के लिए ये करना शायद आसान है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इंसानों से कम होता है। खैर, यह अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें कि हम भटक न जाएं, वरना हम इस समस्या से कभी निपट नहीं पाएंगे। प्रैक्सेल ने जोर देकर कहा। आगे बढ़ो, इससे पहले कि मैं तुम्हें गलियारे में धकेल दूं। इरेलिया ने एंड्रॉयड पर झपट्टा मारा, जो उन दोनों के बीच उचित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।
मैं ये जानने को उत्सुक था कि उसे उस चीज या आदमी से इतनी नफरत क्यों है। मैंने काइरीना से इस बारे में पूछा, लेकिन काइरीना ने ही मुझे खींचकर जवाब दिया। वह कीड़ा इरेलिया के पैरों पर रेंगते हुए कई बार पकड़ा गया है और बहुत ज्यादा भाग गया है। असल में वह प्रैक्सेल के साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है। वाह, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह उसके पैर पर चढ़ गया? तो आपने काइरीना को उसके बाघ रूप में देखा। खैर, वे इन मेटलहेड्स के लिए बहुत छोटे हो सकते हैं और एक सिक्के के आकार तक सिकुड़ सकते हैं। मुझसे मत पूछो कैसे। मेरे शरीर को इतने छोटे रूप में सिकोड़ने के बारे में सोचकर मेरा सिर दुखने लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एकमात्र आकार है जो हो सकता है। उनका उद्देश्य है, अधिकांश खनन स्वचालित रूप से होता है, लेकिन चीजें टूट जाती हैं और मेटलज इसे ठीक करते हैं, चाहे भाग का आकार कुछ भी हो। तो क्या प्रैक्सेल एक विकृत व्यक्ति है? हाँ, हे, किरण ने हंसते हुए कहा। पुराने क्रू का वापस आना बहुत अच्छा था। हालांकि जिल जहाज पर ही रही, टिली और इना यहीं थी और सेरिना और विक सुरक्षित थे। जल्द ही हम दरवाजों के एक समूह के पास पहुंच गए। प्रैक्सेल हम सबकी तरफ मुड़ा। वह थोड़ा बेचैन और घबराया हुआ लग रहा था, मानो वह जो कहने वाला था वह कहना ही नहीं चाहता था। तो एक गिबल लावा वेब ड्रैग में फंस गया और बच गया। गिबल्ला मांस के ढेर होते हैं जिनके कई मुंह और नुकीले दांत होते हैं। आमतौर पर बढ़ने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन यह अंदर घुस गया और डायमंड को खा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहले ही 10 सदस्यों को खो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए। सबसे नजदीक एयरलॉक कहाँ है? साशा ने पूछा, जबकि इरेलिया एक ईयरपीस का उपयोग कर रही थी, जिसे उसने जिल या अल्टा से बात करने के लिए निकाला था। हमें वापस एक चौराहे पर ले जाया गया और एयरलॉक तक पहुंचने के लिए हमने दो और बाएं और दाएं मोड़ लिए। बाहर हमारे एमएएस सूट हमारा इंतजार कर रहे थे और प्रैक्सेल ने पहला बे खोलने के लिए कंट्रोल्स में फेरबदल किया और सभी सूट धीरे धीरे और चुपचाप अंदर चले गए। सूट के सभी सूट नीचे बैठने के बाद बाहर का दरवाजा बंद हो गया और हमारे सामने वाला दरवाजा बालों की फुफकार के साथ खुला, जो खाली जगह को भर रहा था। हम सब अपने अपने सूट की तरफ बढ़े और अपने अपने हेलमेट पर हाथ रखा। हर मास अपने पायलट का स्वागत करने के लिए खुला। मैं मुड़ा और पीछे हटकर अपनी मास यूनिट डायमंड्स एज के अंदर सरक गया। कवच ने उस जगह को बंद करने के लिए अपनी जगह बदली जिससे मैं अभी अभी गुजरा था, हालांकि यह मेरे चारों ओर एक दूसरी और बेहतर त्वचा की तरह कसकर लिपटा हुआ था। मैंने देखा कि लड़कियों की यूनिट्स की फिनिशर एक दूसरे के सुडौल शरीर से लिपटी हुई थी। मास यूनिट्स ने हर लड़की के दाहिने हिस्से को उभारा हुआ था, और अगर काइरीना ने मेरा हाथ न खींचा होता तो मैं पूरा दिन वहीं खड़ा रहता। मैं उसकी तरफ मुड़ा और सिर हिलाया, फिर हम सब लिफ्ट की तरफ चल पड़े। आखिरी मोड़ पर प्रैक्सेल ने हमसे कहा कि वह हमें सामान लाद कर ले जाएगा, ताकि अगर हम बच गए तो हमें इंतजार न करना पड़े। उसका हम पर भरोसा थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन हमें असल में अंदाजा नहीं था कि हम किससे मुकाबला करने वाले हैं। मैं लड़कियों की तरफ मुड़ा और सबके मुखौटे खुल गए, मेरे भी। अच्छा, क्या आप लोग हर गिबल के लिए तैयार हैं? जाने से पहले समझ लो कि इस चीज को कोई नहीं काट सकता। हर बार जब तुम इसे काटोगे, गिबला का मुंह और बड़ा हो जाएगा, जिससे वह और ज्यादा डायमंड खा सकेगा। यहाँ बिजली और आग सबसे अच्छी है, इसलिए हम ठीक रहेंगे। हमें क्या पता था कि ये हमारे प्रसिद्ध अंतिम शब्द हो सकते हैं। अध्याय 8277 नंगे डायनेम क्रिस्टल। सभी लोग बड़ी लिफ्ट में चढ़ गए। मेरे पास इतनी जगह थी कि हम सब आराम से बैठ सके, लगभग 3 गुना 3 मीटर। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, मुझे यहाँ नीचे जाने के बारे में थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने लड़कियों की हालत देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन सब ठीक लग रही थी। मैक्सिन टिली जैसी ही एक एमएएस में थी, बस उसकी एमएएस छोटी गन पोर्ट्स में ढकी हुई थी। तुम्हारा सूट सौदा क्या है, मैक्सिन? सफेद आंखों वाले, यह एक एडेप्टम ऑफ बीम टाइप है। मैं साशा के साथ मिलकर इसे काफी नुकसान पहुंचा सकता हूं, बस तुम सबको मुझे डायमंड इकट्ठा करने देना होगा। इसका मतलब है कि मैं इधर उधर नहीं कूद सकता, इसलिए हमें सुरक्षित रहना होगा। हम यहीं के लिए हैं। तभी लिफ्ट रुक गई और हम पहुंच गए। मैंने एक बार फिर सबको देखा और आगे बढ़ा। मैंने दरवाजा खोलने वाले बटन पर हाथ रखा और दरवाजा खुल गया, एक चमकदार नीले रंग के नर्क में। गिबलर 4 मीटर से ज्यादा लंबा था और जल्दी से गिनती करने पर मुझे अंदाजा हुआ कि उसके मुंह में लगभग 13 छेद होंगे जिनमें उस तरह जैसे नुकीले दांत होंगे। हाँ, ये एक बुरा विचार था। बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले, वो विशालकाय राक्षस अपनी मांद के दरवाजे पर दहाड़ता हुआ बाहर आया। यह क्या है?
तामा उस विशालकाय चीज को देख रही थी, लेकिन कहीं भी कोई नीला डायमंड नहीं था। ये ठीक नहीं है, इरेलिया। जिल को बता देना कि हम वापस ऊपर आ रहे हैं, इरेलिया। साशा इरेलिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह ऊपर ही रहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बात नहीं कर पा रही थी। हमें यहां से निकलना होगा, चिली चिल्लाए, लेकिन मैं देख सकता था कि मांस का वह टुकड़ा खतरनाक गति से हमारी ओर बढ़ रहा था। मुझे कार्रवाई करनी थी। सब लोग भागो, यहाँ बहुत जगह है, अब हम भाग नहीं सकते। बहुत देर हो चुकी है। अगर हम निकलने की कोशिश करेंगे तो हम खाई में गिर जाएंगे। हमें खुद ही इससे निपटना होगा। मेरे शब्दों से लड़कियां अचानक बाहर आ गईं और हिलने लगीं, लेकिन अचानक उनमें से एक ने मिकोटा की तरफ जीभ निकाली। मैंने झपट्टा मारकर उस तंतु को उस तक पहुंचने से पहले ही भगा दिया और फिर भागने के लिए मुड़ा। मैं बचाव और ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मिकोटा को अपने साथ एक तरफ खींच लिया और बाकी सब दूर भाग गए। अपने क्लोनों को विभाजित करें, लेकिन इसे जानबूझकर एक प्राप्त न करने दें, ठीक है? हम मिकोटा के जुड़वां बच्चे उसके पीछे चांदी की धुंध की तरह जमा हो गए और दोनों ने एक एक बंदूक पकड़ ली। मैं उनसे अलग हो गया और क्लोन और मिकोटा ने हिट एंड रन की रणनीति अपनानी शुरू कर दी, और जब क्लोन बहुत पास आ जाता तो मैं बचाव करता। मैंने तय किया कि मैं उनकी जीभ काट सकता हूं और अब हमें आसानी होने लगी। यदि डायनेम ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके कितने मुंह हैं, यदि खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है ना? मॉन, चलो हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। चलो हम इकट्ठा होते हैं, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। तैयार रहो, मैंने माइक्रोफोन पर चिल्लाकर कहा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और राक्षस हमारा पीछा करता रहा, लेकिन हम आसानी से उससे आगे निकल गए। जब हम उस समूह के पास पहुंचे तो हम एक तरफ हट गए और उन्हें अपना जमा किया हुआ सामान निकालने दिया। जैसे ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की, तामा हमसे टकरा गया और हम दूसरी तरफ से हमला करने के लिए दौड़ पड़े। रॉकेट, लेजर और ध्वनि तरंगे लाल मांस के ढेर पर टूट पड़ी और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यही वह क्षण था जब हमने हमला करने के लिए वापस कदम बढ़ाया। तामा ने उसे पकड़ लिया और गिबलर से डायनेम को वापस निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद मिकोटा की गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ओवरड्राइव सक्रिय करना, क्षति गुणा करना, X4 एक तरफ से अंदर, दूसरी तरफ से बाहर और फिर 3 बार अलग अलग कोनों से। मेरे सूट की जहां चाहूं वहां चलने की क्षमता, मानो महाशक्तियां हो, और जब मुझे लगा कि शक्ति जा रही है तो मुझे दुख हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। राक्षस मर चुका था। सभी लड़कियां खुशी से चिल्लाईं और दौड़कर आईं, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और उस नष्ट हुए राक्षस के पास गया। मैंने कुछ देखा था और वो मेरी नजर में आ गया क्योंकि वो चमक रहा था, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे उस राक्षस के अंदर एक रत्न जैसी चीज दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने उसे जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे मुट्ठी भर के 10 खजाने मिल गए और मैं उन्हें वापस लड़कियों के पास ले गया और उन्हें सौंप दिया। साशा और मैक्सिन ने उत्साह से उन्हें मुझसे ले लिया। ये तो सिर्फ डायनेम क्रिस्टल हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है और इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, और तुम्हें तो 10 मिल गए। मैक्सिन ने आश्चर्य से कहा। मैंने अभी अभी इन्हें देखा, ये किस काम के हैं? हथियार निर्माण और उससे भी महत्वपूर्ण, मांस का उन्नयन, साशा ने उत्साह से बताया। ओह, तब तो ये सचमुच एक अच्छी खोज है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि यह उतना बुरा नहीं था जितना हमने सोचा था। मैंने सोचा था कि यह और भी बुरा होगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि ऐसा नहीं हुआ। क्या अब हम घर जा सकते हैं? मिकोटा ने माइक्रोफोन में जम्हाई लेते हुए पूछा। हम सब अपने क्रिस्टल लेकर ऊपर की ओर चल पड़े, लेकिन लिफ्ट में सभी मुझसे दूर ही रहे। वे सामने वाले कोने में भीड़ लगाने तक चले गए, यहां तक कि मिकोटा ने भी खून से लथपथ मेरे एमएस और मुझसे दूरी बनाए रखी। खुशकिस्मती से 10 मिनट बाद हम वापस ऊपर पहुंच गए और सभी लोग मुझसे पहले ही लिफ्ट से बाहर निकल गए, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। इरेलिया ने मुझे पहले वापस जाकर शॉवर में जाकर सूट साफ करने को कहा, तो मैं वापस चल पड़ा। जैसे ही मैं वहां से गुजरा, प्रेक्सेल ने मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया और शटल की तरफ चल पड़ा। अंदर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि शॉवर कहाँ है। सौभाग्य से अल्टा ने मेरी उलझन भांप ली होगी और मुझे एक कमरे में ले गई जो देखने में एक बड़े शॉवर स्टॉल जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बड़े मास यूनिट भी धोए जा सकते हैं। मैंने सूट साफ किया और फिर अल्टा ने मुझे सूट रखने के लिए एक जगह बताई और मैं बाहर निकल आई। तब तक बाकी लड़कियां वापस अंदर आ चुकी थीं और जहाज चल पड़ा था। ये सब मेरे शॉवर से निकलने से पहले हुआ। सूट की वजह से मुझे जाने का कोई तनाव नहीं था।
मैं सबके साथ केबिन एरिया में चला गया। पीछे की दोनों सीटों पर बैठी लड़कियां उत्साह से बात कर रही थीं कि अपग्रेड के साथ क्या होने वाला है। सिर्फ इरेलिया ही हर मशीन के कामों को ठीक से जानती थी और वापसी के पूरे सफर में उसने कुछ नहीं बताया। मैं फिर से मैक्सिम के सामने बैठ गया। तामा और मिकोटा दोनों ही बदलावों और उन नई चीजों के बारे में उत्साह से बात कर रही थी जो वे कर सकती थी। वापसी की उड़ान के दौरान मुझे नींद आ गई और साशा ने मुझे झकझोर कर जगाया ताकि हम शटल से उतर सकें। मैं उठा और अंगड़ाई ली पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था और समूह के साथ बाहर निकल गया। साशा ने रत्नों को एक बैग में रखा और एक स्टोरेज लॉकर से इरेलिया को दे दिया और फिर हम सब शटल से बाहर निकल गए। जिल हैंगर में हमारा इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन जब इरेलिया ने उसे रत्नों का थैला दिया तो उसकी त्वचा के घेरे अनगिनत रंगों से चमक उठे। हम सब उनके पास आ गए और जिल ने हर लड़की को गले लगाया, लेकिन मेरे पास आते ही वह रुक गई। आप हमेशा ऐसा कैसे करते हैं? आपका क्या मतलब है? आप हमेशा ऐसे चमत्कार हवा से कैसे कर सकते हैं? यह कोई चमत्कार तो नहीं है ना? आप देखेंगे, हमें बड़े कवच को उन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक बड़े उन्नयन के लिए सभी 10 रत्नों की आवश्यकता होगी। चलो खाना खाते हैं, मुझे यकीन है कि आप सभी भूखे हैं। आज सभी ने बहुत अच्छा किया। हम सब जिल के पीछे पीछे कैफेटेरिया में वापस आ गए और सबने अपना खाना लिया और बैठ गए। सब थके हुए थे और खाना आसानी से पच गया, लेकिन सब चुप थे। दिन हम सब पर भारी था और मैं अपने बिस्तर पर जाकर खुश था, लेकिन जैसे ही मैं लेटा मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के दूसरी ओर से मिकोटा की आवाज आए। हाँ, मिकोटा फूलों वाला किमोनो पहने मेरे कमरे में घुस आए और बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मिकोटा मेरे बिस्तर पर आ गई, जिससे किमोनो जमीन पर गिर गया। उसका तनकर नंगा बदन मेरे सामने था। मैं उससे मिलने के लिए उठा और मिकोटा को अपनी बाहों में लेकर उसे वापस अपने बिस्तर पर खींच लिया। मुझे खुशी थी कि मैं वापसी में शटल में थोड़ी नींद ले पाया, क्योंकि उसके बाद मुझे ज्यादा नींद नहीं आई। अध्याय 8378 पिटी से बाहर रहना। मैं अपने बिस्तर पर उठा तो मुझे ताजगी तो महसूस हुई, लेकिन अकेलापन भी महसूस हुआ। मिकोटा ने मुझे काफी देर तक जगाए रखा था और वो मेरी बाहों में सो गई थी, लेकिन वो शायद जल्दी उठकर चली गई होगी। मिकोटा शायद नहीं चाहती थी कि वो लड़की उसे नाइटी में मेरे कमरे से बाहर आते देखे। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। कमरा काफी सादा था, सिर्फ 2 छोटी अलमारियां और एक छोटी अलमारी थी। इसके अलावा मेरा बिस्तर था जिसके आखिर में एक ट्रंक था। मैं उठी और अपनी अलमारी की तरफ गई और एक बॉडीसूट निकाला, जिसे पहनने की मुझे अब आदत हो रही थी। उसे पहनकर अलमारी की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह चीज टस से मज नहीं हुई। मैं घुटनों के बल बैठ गया, ये देखने के लिए कि क्या मैं ताले को थोड़ा बहुत खोल सकता हूं, लेकिन वहां कोई खास दिक्कत नहीं थी। पूरा सामने का हिस्सा एक साधारण संदूक था जिसमें कोई ताला नहीं था, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश की जाए वह खुल नहीं रहा था। अंततः मैंने हार मान ली और दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और फिर कमरे के स्पीकर पर एक आवाज सुनाई दी। डेव, क्या तुम जाग रहे हो? इरेलिया। मैंने दरवाजा खोला और इरेलिया अपनी वर्दी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हैंगर बे की ओर घसीटने लगी। मैं बस उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा था, बस दौड़ने से चूक गया। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो सब इंतजार कर रहे थे। लड़कियां अपने अपने एमएस सूट के पास खड़ी थीं और उत्सुकता से मुस्कुराती हुई इंतजार कर रही थीं। इरेलिया ने मुझे डायमंड एज के पास अपनी जगह लेने का इशारा किया और फिर वह जिल के साथ अपनी जगह पर बैठ गई। हम सब ने जिल के सामने रखी गाड़ी की तरफ देखा जिसमें एक पंक्ति में 6 क्रिस्टल रखे हुए थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, डेव। हम सब चाहते थे कि आप थोड़ी देर आराम करें क्योंकि आपने उन्हें ढूंढ लिया है, लेकिन हर कोई क्रिस्टल को आजमाने के लिए उत्साहित है। कोई बात नहीं। जब इरेलिया मुझे लेने आई तब तक मैं उठकर तैयार हो चुकी थी। माफ कीजिए, मैंने आप सबको इंतजार करवाया, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो ये कैसे चलेगा? प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर संघनित डायनेम का एक रूप होता है जो केवल राक्षसों में पाया जाता है, और यह हमें इकाइयों को आंतरिक एआई खिलाता है। आपने शायद सभी ने देखा होगा कि कैसे सूट जानता है कि कभी कभी आपकी मदद करने के लिए या यदि आप इसे बढ़ावा देते हैं तो कैसे प्रतिक्रिया करनी है। खैर, प्रत्येक अपग्रेड उस प्रतिक्रिया समय को तेज करता है और विचार अधिक जटिल होते हैं। दिलचस्प बात है, तो इस तरह के जितने अधिक क्रिस्टल हमें मिलेंगे उतना ही बेहतर होगा।
हाँ और नहीं, हमें लेवल 3 के लिए मजबूत रत्न इकट्ठा करने होंगे, कैश डायनेम, 4 मॉन्स्ट्रस डायनेम और 5 लीजेंडरी डायनेम रत्न। और हमें इनमें से एक से ज्यादा रत्न चाहिए, इसलिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। खैर, यह एक शानदार शुरुआत है। इसके साथ ही जिल और इरेलिया ने हमें एक एक रत्न देना शुरू कर दिया। लड़कियों ने सम्मानपूर्वक रत्न स्वीकार किए और उन्हें सावधानी से थामे रखा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी आसानी से टूट जाएंगे। हालांकि मैंने अपना रत्न सावधानी से लिया और उसे अपनी बाहों में थामे रखा, लेकिन इरेलिया ने हमें रत्न बांटने के बाद उनका इस्तेमाल करना सिखाया। मणि को अपने सूट के अंदर की ओर पकड़ो और वह अवशोषित हो जाएगी। पहली बार मुझे केवल एक की आवश्यकता होगी, अगले अपग्रेड के लिए 3 रत्न लगेंगे। काम पूरा होने के बाद आप अपने एमएएस में जा सकते हैं और इसका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, कुछ ध्यान देने योग्य बदलाव होंगे। आज हम सहज होने पर काम करेंगे। कल आप और अधिक पिटी करेंगे और प्राइम तक पहुंचने तक दौड़ेंगे। सबकी कराहट थी, लेकिन लड़कियों के उत्साह में शिकायतें कहीं खो गईं, और मैंने हमारे रत्नों को हमारे सूटों में दबाना शुरू कर दिया। हर बार एक सूट पर रंगों का इंद्रधनुष चमकता था, जिससे लड़कियां हर बार उत्साह से चिल्ला उठती थीं मानो ये पहली बार हो। मुझे खुद भी मानना पड़ा कि रंग देखने में बहुत दिलचस्प थे, और मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी ने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। मैंने अपना क्रिस्टल लिया और उसे पीछे की ओर दबाया, और महसूस किया कि क्रिस्टल मेरे हाथ में छोटा होता जा रहा है, जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। मेरे ग्रे मास्क ने अपने षटभुजाकार पैटर्न में वही इंद्रधनुषी चमक बिखेरी और फिर वापस आ गई। लगता है बस इतना ही था। अब मुझे बस अंदर जाकर देखना था कि क्या कोई बदलाव हुआ है। एनेड मिलने से पहले मैंने देखा कि बाकी सभी लोग हिलने डुलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी हरकतें रुकी हुई थीं, मानो कोई नवजात शिशु फिर से चलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने 1 मिनट तक उनका अध्ययन किया और फिर समझ गया कि मामला क्या है। इसमें जरूर कोई बड़ा कैलिब्रेशन अंतर होगा, क्योंकि रत्नों को एआई को बढ़ने के लिए ज्यादा शुद्ध ऊर्जा देनी चाहिए, इसलिए एआई और पायलट दोनों फिर से एक साथ सीख रहे हैं। अपने सूट में वापस आते हुए मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मेरा सूट मेरे चारों ओर लिपट गया था। अंदर आने पर भी पहले जैसा ही एहसास हुआ था। जो भी छोटे छोटे डिस्प्ले दिखाई दे रहे थे वे सामान्य थे और कुछ भी नया नहीं लग रहा था। फिर मैंने चलने की कोशिश की, लेकिन मेरा सूट मेरे विचारों से ज्यादा तेज सोच रहा था, और यह विचार आते ही हो गया। अब मैं समझ सकता हूं कि सभी को परेशानी क्यों हो रही है। हमने अबाई को स्मार्ट बना दिया है, और यह विचारों को कार्यरूप देने से पहले ही पढ़ सकता है। हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसा करने से, बस अभ्यास करने से, एआई को हमारे साथ फिर से तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ती है। इसे एक सिस्टम अपडेट की तरह समझे जो सब कुछ अपग्रेड कर देता है। चूंकि सब कुछ नया है, कोई भी पुराना कमांड काम नहीं करता, इसलिए ये हमारे मूवमेंट पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा है और यह भी कि वह उन्हें बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। मैं हैंगर बे के उस पार अपने अजीब से गेट पर वापस चला गया, कोशिश कर रहा था कि दूसरों से टकरा न जाऊं। ये सब कुछ बेतुका लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमें इसकी आदत पड़ने लगी और कंप्यूटर हमारी हरकतों के हिसाब से ढलने लगे। जल्द ही हम सब पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगे। दौड़ पूरी होने के बाद लगभग दोपहर का भोजन हो गया था, इसलिए हमने सोचा कि खाना बनने तक आराम करें, क्योंकि दिन भर की मस्ती तो हो ही गई थी। खाना खाने के बाद फिर से काम पर लगना था, दौड़ना और फिर कुछ और दौड़ना था। मैं कोई शिकायत नहीं करने वाला था, इससे आराम मिलेगा और फिर हम अपनी एमएएस इकाइयों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और दौड़ जीतने का मौका पा सकेंगे। हम सब ने अपना अपना खाना लिया और मेज पर बैठ गए। इस बार मैं किरीना और किरण के बीच बैठ गया। मैं उनके बारे में पूरी तरह भूल गया था और अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि वे हमारे साथ हैंगर में नहीं थे। मुझे लगता है कि यह बात तो सही थी, क्योंकि वे रूपांतरित हो सकते थे वगैरह, लेकिन उन्हें पिटी क्यों नहीं करनी पड़ी। मन ही मन ये सवाल पूछने पर भी मुझे एक कड़वे बच्चे जैसा महसूस हुआ जो दूसरों को मजे करते हुए देख रहा था और मैं काम कर रहा था। काइरन ने मेरी अंदरूनी दुविधा भांप ली और बताया कि वे जहाज और सुटल्स पर कुछ खास काम कर रहे हैं, लेकिन उसने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। काइरीना एक कटोरी सूप और उसमें किसी तरह की भाप से पकी हुई पकौड़ी खा रही थी। मेरे मन में एक हिस्सा ये सोच रहा था कि एंड्रॉयड टाइप के शरीर को सहारा देने के लिए उन्होंने कोई अलग तरह का खाना खाया होगा, लेकिन काइरीना अपने सूप का पूरा आनंद ले रही थी। मैं अपनी प्लेट में वापस फेटुचिनी अल्फ्रेडो की तरफ मुड़ा और खाना शुरू कर दिया, और जल्द ही मेरा खाना खत्म हो गया। मैं पीछे झुक गया और अपनी बाहें फैला दी, तभी क्रिना मेरे बगल में चिपक गई, जिससे मुझे अपनी एक बांह उसके चारों ओर कसनी पड़ी।
मैंने नीचे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी, इसलिए मैंने उसे अपने पास खींचा और उसके सिर के ऊपर चूमा। मुझे यकीन था कि मैं किरण की नज़रें मुझ पर महसूस कर सकता था, लेकिन उसका कोई जानलेवा इरादा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि यह स्वाभाविक रूप से बड़े भाई का प्रभाव था। खाना खत्म करने के बाद कृणा को छोड़कर बाकी सब जाने लगे, यहाँ तक कि किरण भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। मैंने भी उनके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन जिल ने मुझे रोक दिया। मैं चाहता हूं कि तुम काइरीना के साथ दूसरे हैंगर में काम करो, डायमंड वहां पहले से ही मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों साथ काम करने की आदत डाल लो। रेस के बारे में एक बात जो नहीं बताई गई, वह यह है कि यह जोड़ियों में होती है, सिर्फ 2 लोग ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए सिस्टम के अंदर यात्रा करते समय अगले हफ्ते सभी की जोड़ियां अलग अलग होंगी। उसके बाद हम रेस शुरू होने से पहले अपने दल के आखिरी सदस्यों को ढूंढने के लिए सतह पर उतरेंगे। हमारे दल का आखिरी हिस्सा, क्या उन्हें वह व्यक्ति मिल ही गया? नहीं, लेकिन हमें संदेह है कि वे इस तरह की किसी घटना के साथ आएंगे, हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हों। हमें नहीं पता, अभी तो ये सब सिर्फ अनुमान है, लेकिन जब हम ग्रह का स्कैन कर पाएंगे तो हमें और जानकारी मिल जाएगी। बस ये पता लगाना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास उस तरह का स्कैन करने का समय होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वे हम में से एक हैं? हम में से किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। इस खेल में तुम सामान्य चीजों से ज्यादा कुछ महसूस कर सकते हो, है ना? तुम्हें पता है कि तथाकथित खोई हुई आत्माएं कैसा महसूस करती हैं, है ना? हाँ, आपकी बात सही है। मुझे लगता है कि मुझे वहां नीचे रहते हुए पूरा ध्यान देना होगा। अपडेट के लिए शुक्रिया। मैं काइरीना के साथ जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिल ने मुझे देखकर मुस्कुराकर मेरा कंधा थपथपाया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। मैं काइरीना की ओर मुड़ा, जो सुनने की दूरी से दूर मेज पर इंतजार कर रही थी। वह कितनी भली और शर्मीली लड़की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही होगी। मैं उसके पास गया और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। जाने के लिए तैयार हो। अध्याय 8479। संदेह की बातें। हम दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकले और धातु के गलियारे में चलने लगे। मैं सोच रहा था कि चलते चलते काइरीना का हाथ थाम लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। हालांकि अंदर से वो प्यारी लग रही थी, मुझे पता था कि वो थोड़ी शर्मीली है, इसलिए मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। इसके बजाय मैं उसे अपने पास आने दूंगा। बीस्टारियन बनना कैसा लगता है? खैर, मैं धातु को महसूस कर सकता हूं, लेकिन ये पहले से ज्यादा अलग नहीं लग रहा है। अगर मैं हिलता हूं, तो मेरा शरीर खींचता और फैलता हुआ महसूस होता है, लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे बाघ बनना पसंद है और मुझे वो सब पसंद है जो मैं कर सकता हूं। काइरीना बहुत उत्साहित थी और उसका मन हल्का होने लगा, जिससे मुझे उसका असली व्यक्तित्व समझ में आने लगा। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बताया कि वह अपनी आंखों से निकलने वाले लेजरों से क्या क्या कर सकती है। ये सिर्फ लेजर नहीं थे, बल्कि एक तरह की ट्रांसफर बीम थी जो कणों को इकट्ठा करती थी और फिर उन्हें उपयोगकर्ता की इच्छानुसार आकार देती थी। ये वाकई एक कलाकार के लिए अभिव्यक्ति का एक बेहतरीन रूप था और यही काइरीना का जुनून था। हम हैंगर पहुंच गए और जो जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे अब उस जहाज से बदल दिया गया था जिस पर मैं आया था। काइरीना ने मुझसे कहा कि मैं अपना एमएस पहन लूं और वो कपड़े बदल लेगी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति है अगर मैं उसे कपड़े बदलते हुए देखूं। मुझे लगता है कि उसने पहले तो उसे उल्टा ले लिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे वापस मुड़ने के लिए कहा। मैंने उसके कहे अनुसार किया और गुफा के बारे में सोचा। न तो किरीना और न ही किरण अपने दूसरे रूपों में बदली थी। अचानक मुझे प्लेटें, गियर हिलने और फिर धातु के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं पलट जाऊं, लेकिन मैं स्थिर रहा, इंतजार करता रहा। अब आप घूम सकते हैं। मैंने उत्साह से ऐसा ही किया और मुड़कर देखा तो पाया कि कृणा अब एक चांदी जैसी बाघिन बन गई थी। वह मेरी कमर तक आ गई थी और सिर से पूंछ तक कम से कम 3 मीटर लंबी थी। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा संश्लेषित हो गई थी और उसकी आंखें अंबर जैसी चमक रही थीं और मुझे लगा कि मैं उसके बाघिन जैसे चेहरे पर मुस्कान देख सकता हूं। मैंने देखा कि अब बाघिन के नीचे जमीन पर एक सूट पड़ा था और मुझे समझ आ गया कि मुझे क्यों पीछे मुड़ना पड़ा, ये पूछने की बेवकूफ़ी कि क्या मैं उसे कपड़े बदलते हुए देख सकता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपनी एमएस यूनिट के पास गया और अपना हाथ फेसप्लेट पर रखा। सूट खुल गया और वह घूमकर सूट में पीछे की ओर बैठ गया और उसे अपने शरीर को ढकते हुए देखा।
जल्द ही मैं हिलने डुलने में सक्षम हो गया और वह रैक से बाहर निकलकर क्रिना के पास वापस चला गया, जो जहाज का निरीक्षण करने के लिए वहां आई थी। उसका बाग जैसा रूप चिकना और चांदी जैसा था, लेकिन ज्यादा परावर्तक नहीं था, जो अच्छी बात थी, वरना अंतरिक्ष में वो आसान निशाना बन जाती। मैं अपने शीशे जैसे ढाल वगैरह के साथ ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था। मैं लगभग डिस्को बॉल जैसा था। मैं क्षतिग्रस्त शटल के पास गया और किरीना के पास खड़ा हो गया। तो बॉस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने प्रसन्न स्वर में पूछा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम क्षतिग्रस्त पुर्जों को संभाल सको, जबकि मैं गायब या क्षतिग्रस्त पुर्जों का पुनर्निर्माण कर रहा हूँ। बाकी समय मैं तुम्हें उन सभी चीजों को जोड़ने और उनका परीक्षण करने के लिए कहूंगा जो हम ठीक करेंगे। हमें ये काम पूरी तरह से करना होगा क्योंकि तुम सब अंतरिक्ष के शून्य में मर जाओगे। आप, क्या इसका मतलब यह है कि आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? हम अब भी सांस लेते हैं, लेकिन हम एक छोटे से टैंक में हवा इकट्ठा करते हैं और उस थोड़ी सी मात्रा से हम 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें इसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आपको और बाकियों को इसकी हर समय जरूरत होती है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ ठीक से काम करे। ठीक है, तो आगे बढ़ो। मैं ज्यादा उत्साहित तो नहीं था, लेकिन इरेलिया की पिटी से दूर किरीना के साथ कुछ समय बिताकर मुझे खुशी हुई। शटल के अंदर किरीना के पीछे पीछे चलते हुए मैं सोच रहा था कि आर्मंड हमें ट्रेनिंग कब शुरू करेगा। इरेलिया के आने और हमारा परिचय कराने के बाद से हमने उसे ज्यादा देखा नहीं था। काइरीना मुझे बड़े टीले और कार्गो बे तक ले गई और फिर जहाज के कर्मचारी ड्रोनों द्वारा इकट्ठा किए गए टुकड़ों की ओर इशारा करने लगी। सभी ड्रोन अल्टा द्वारा नियंत्रित थे, इसलिए ज्यादातर स्क्रैप टुकड़े मिल गए और वापस आ गए। जैसे ही मैं टुकड़ों को उठाता, काइरीना उन्हें लेजर से अपनी जगह पर लगा देती, जिससे ऐसा लगता कि जैसे शुरू में कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। आप इसमें सचमुच बहुत अच्छे हैं, असल में आप वाकई बहुत अच्छे कलाकार रहे होंगे। सच में? ये सही है, आपने कहा कि हम सभी एक खेल में हैं। मुझे अभी भी कोई याद नहीं है कि मैं इस खेल में आने से पहले या पिछले जीवन से पहले कौन था। चिंता मत करो, ये चीजें समय के साथ आएंगी। इसीलिए मैं तुम सबको उस जिंदगी से बाहर लाया हूं ताकि तुम असली खेल खेलना शुरू कर सको और सबके साथ मजे कर सको। जब हम सब खेल में शामिल हुए थे तो यही मूल विचार था, लेकिन कुछ हुआ। मुझे यकीन नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन मुझे शक है। आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया? हाँ, लेकिन मेरे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए यह वास्तव में मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जैसे लोग खेल में खो जाएं, इसलिए मैंने हर गेम प्ले में ज्यादा लोगों को खेल में लाने की कोशिश की ताकि आपको बिना किसी कारण के व्यर्थ और कठिन जीवन न जीना पड़े। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप यहाँ के कुछ लोगों को जानते हैं, जैसे इना और टिली? हाँ, जब मैं शेडहोम में आप सभी से मिला था, मैं उनके साथ एक खेल खेल रहा था और वे खोई हुई आत्माएं थीं, लेकिन अब वे खिलाड़ी हैं और कुछ तो ब्रेक भी ले रहे हैं। खैर, एक ब्रेक ले रहा है। इरेलिया ने फैसला किया कि वह इस बार एक्शन में शामिल होना चाहती है। दूसरी दुनियाओं में चल रहे दूसरे खेलों में और भी खिलाड़ी हैं। कभी कभी मैं अपने जैसे अन्य समूहों से मिलता हूं जो नए खिलाड़ियों को जोड़ने में मदद करने की कोशिश करते हैं। ये तो दिलचस्प होगा। दूसरी दुनिया की कहानियां और लोगों के अनुभव सुनना मजेदार होगा। एक दिन हम कुछ लोगों से भिड़ेंगे। हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बस अपने खेल पर काम करना होगा। सारे पुर्जों को अपनी जगह पर रखने के बाद बस पतवार में कुछ दरारें और कुछ हुकअप्स ही बचे थे। हम 4 घंटे से काम कर रहे थे और हमने सोचा कि कुछ खाने पीने की चीजें ले ली जाएं और देखें कि बाकी सब कैसे हैं। मैंने जाकर अपना मांस उसके रैक में रख दिया और फिर काइरीना को वापस शिफ्ट करने के लिए मुड़ा। उसकी करवट की आवाजें शांत होने के बाद मुझे मुड़ने को कहा गया। मैंने उसकी उम्मीद से ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया दी होगी क्योंकि जब उसने अपना सूट जिप किया तो मेरी नजर उसकी चिकनी छाती पर पड़ी। मैंने बहुत तेजी से देखा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया था और मेरा चेहरा लाल हो गया था। धिक्कार है, अब मैं बिल्कुल विकृत लग रहा था, लेकिन उसने बस मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम चुपचाप चलते रहे और मुझे लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने अपनी नजरें उस नंगे और खुले शरीर के पहले टुकड़े पर ही गड़ा दी। अचानक काइरीना बोल पड़ी, मदद के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इसमें बहुत मजा आया। अगर तुम चाहो तो हम बाद में वापस जाकर कुछ और काम कर सकते हैं। हम खाने के बाद देखेंगे। कोई योजना बनाने से पहले देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। ठीक है? जरूर, यह अच्छा लग रहा है।
हम कैफेटेरिया में वापस आ गए और उन अलग अलग चीजों पर बात करते रहे जिन पर हमने काम किया था। जब दरवाजे खुले तो अंदर मौजूद हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उसने नर्क से गुजरा हो। मेरा एक हिस्सा तो बस वहां से निकल जाना चाहता था, इस डर से कि कहीं इस नर्क से बचकर निकलने पर बाकी लोग ईर्ष्या न करने लगे, लेकिन काइरीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। तामा मिकोटा के ऊपर लेटी हुई थी, जो साशा पर झुकी हुई थी। तीनों किसी भी पल बेहोश होने वाली लग रही थी। जिल हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। अल्टा के साथ जहाज की भागदौड़ से बच निकलने में कामयाब रही, लेकिन मैक्सिन भी गीली लग रही थी। रेत का एक कण भी नहीं दिख रहा था। टिली ही अकेली बैठी हुई लग रही थी, लेकिन करीब से देखने पर मुझे लग रहा था कि वह बैठे बैठे ही सो गई थी। इरेलिया ने इन लोगों को क्या क्या सहना पड़ा होगा। मैंने मुड़कर जिल की तरफ देखा, लेकिन वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा दी। खैर, मुझे लगता है कि इरेलिया सबको ठीक कर ही देगी, चाहे वो चाहे या न चाहे। इससे मुझे याद आया, इरेलिया और काइरिन कहाँ थे? काइरिन को क्या हुआ? क्या इरेलिया ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया था? मैंने समूह से पूछा। नहीं, हम सबकी हालत इतनी खराब होने का कारण वही है। वह इरेलिया को बार बार यह कहते हुए परेशान करता रहा कि यह तो कुछ भी नहीं है, और वह और भी ज्यादा गुस्सा होती गई और हमसे भी उतनी ही मेहनत करवाती रही जितनी उसने की। आखिरकार उसने हम सबको रुकने दिया और कहा कि हम खाना खा लें, जबकि वह उसके उत्साही रवैये से निपट रही थी। साशा ने आधा समझाया और आधा शिकायत की। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्या हुआ था, और मुझे उस ग्रुप के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं जिल की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे लग रहा था कि वह जानती है कि ग्रुप क्या सोच रहा है। वहां एक पूल है जहां हम सब आराम कर सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि शटल पर अब कोई काम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को आराम करने का मौका चाहिए। अध्याय 8580। अतिरिक्त पीटी खाना खत्म करने के बाद जिल के निर्देशों पर सभी लोग खुद को घसीटते हुए उस जगह पहुंच गए जहां स्विमिंग पूल था। मिकोटा तब तक शिकायत करती रही जब तक मैं उससे लेने नहीं गया, और दूसरी लड़की ने मुझे ऐसा करने के लिए डांटा, कहा कि वह हर बार ऐसा ही करेगी, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसे लड़कियों के चेंजिंग रूम में छोड़ा और फिर पुरुषों के चेंजिंग रूम में गया, लेकिन मुझे एक स्टॉल से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे जल्दी और चुपचाप कपड़े बदलने थे ताकि उन दोनों को परेशानी न हो। हाँ, ज्यादा पिटी ठीक है, लेकिन मैं काइरिन और इरेलिया दोनों के लिए खुश था। मैंने जल्दी से ट्रंक पहने और पूल एरिया की तरफ निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो कोई भी लड़की अभी तक बाहर नहीं आई थी। शायद इसलिए कि मैं चेंजिंग रूम से जल्दी बाहर निकलने की जल्दी में था। मैंने चारों ओर देखा, वह कोई भव्य तो नहीं था, लेकिन एक विशाल राजमा जैसा आकार का था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मैं पानी से भाप निकलती हुई देख सकता था। जैसे ही मैं किनारे पर गया और बैठ गया, मेरे पैर गर्म पानी में फिसल गए और फिर मैंने अपने शरीर के बाकी हिस्सों को किनारे से नीचे सरका दिया। मैं पानी में डूब गया और गर्मी ने मुझे घेर लिया, जिससे मुझे एक शांति का एहसास हुआ जो लगभग 5 सेकंड तक बना रहा, जब तक कि मैंने पानी में शरीरों को उछलते हुए नहीं देखा। मैं वापस सतह पर आया और पानी को चीरते हुए जिल और साशा और मैक्सिन को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों को देखा, जो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। जिल ने यूडब्ल्यू इश्यू का 2 पीस नेवी ब्लू स्विमसूट पहना हुआ था, जबकि साशा ने तौलिया ओढ़ा हुआ था। मैं तैरकर उनके पास पहुंची, जबकि बाकी लड़कियां पानी में मस्ती कर रही थीं। मैं किनारे तक पहुंची और खुद को ऊपर खींच लिया। पानी मेरे शरीर पर लुढ़क रहा था। औरतें खुलकर मेरी तारीफ कर रही थीं, लेकिन मैं समझ सकती थी कि जब मैं ऐसा करूंगी तो उन्हें ऐसा क्यों लगेगा। मेरी बेचैनी देखकर सभी औरतें बड़ी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगीं। मैंने एक सवाल पूछकर अपनी शर्मिंदगी को कम किया। मैक्सिन, तुम पानी में नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए मैं इसे आराम नहीं कहूंगी, मैक्सिन ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अरे माफ कीजिए, शायद हम प्राइम पर कुछ करने को ढूंढ सकें। क्या आपको वहां कुछ करना पसंद है? हम रेत स्नान पर जा सकते हैं, वे गर्म और छूटने वाले होते हैं। ठीक है, जब तक मेरे पास कुछ त्वचा बची है, हे। मैंने अपने पीछे छपाक की आवाज सुनी और मुड़कर देखा कि साशा पूल में चली गई है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। मैंने जिल की तरफ देखा और उसने मुझे समझाया। साशा एक ओशियाना है, इसलिए वह पानी में आजादी से घूम सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। आप उसका शरीर सिर्फ तभी नहीं देख सकते जब वह पानी से बाहर हो या आप उसके साथ पानी के नीचे हो। दिलचस्प बात है। जिल, क्या तुम भी पानी में उतर रही हो? हाँ, मैं इसके बारे में सोच रहा था। वाह,
मैंने जिल को उसके पैरों से उठाया और पूल में कूद गया, जबकि वह उसे नीचे उतारने के लिए चिल्ला रही थी। हम दोनों पानी में कूद पड़े और उसने मुझे घूरकर दूर धकेल दिया। मैंने धक्का दिया और वापस ऊपर तैर गया। पूल दोनों तरफ लगभग 3 मीटर गहरा था, लेकिन बीच में सिर्फ कमर तक गहरा था। मैं उस जगह पर गया जहां तामा और मिकोटा एक दूसरे पर पानी फेर रही थी। दोनों ने जिल जैसा ही UW2P सूट पहना था, लेकिन दोनों की नस्ल और शरीर के प्रकार अलग अलग थे। मिकोटा तामा से लंबी थी, लेकिन उसके स्तन छोटे थे, लेकिन उसका निचला हिस्सा घुमावदार था, जिस पर मेरी नज़र तामा को देखने से पहले ही टिक गई। उसकी छाती बड़ी थी और उसके साथ एक बड़ा नितंब भी था, लेकिन वह मिकोटा से लगभग एक सिर छोटी थी। जब उन्होंने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दोनों ने एक दूसरे पर पानी छिड़कना बंद कर दिया और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे को शरारती नजरों से देखा, लेकिन मैं बस आराम करना चाहता था। हालांकि मुझे लगा कि मेरे लिए वापस लौट जाना ही बेहतर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने मुड़कर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों शार्क की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। लड़कियों से जूझने और फिर आखिरकार उथले पानी में आराम करने के बाद सभी ने जाने का फैसला किया। मुझे मानना पड़ा कि मैं थक गया था और बाकी लोग भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। काइरीना और मैक्सिन बहुत पहले ही सोच चुकी थीं, और जब वे चेंजिंग रूम से आई तो जिल तामा को गोद में लिए हुए थी। आखिरकार मैं अपने कमरे में जाने से पहले मिकोटा को उसके कमरे में वापस ले गया। सुबह हम सब खाने के लिए हॉल में मिले। काइरन इरेलिया के पास बैठा था, लेकिन दोनों में से कोई भी अजीब व्यवहार नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह बात क्यों छिपाए, लेकिन मैं बाद में काइरन से बात करूंगा। जितनी जल्दी सब लोग मान लेंगे कि ये एक खेल है, उतनी ही जल्दी उन्हें इसमें मजा आने लगेगा। अपनी भावनाओं को दबाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि काइरन थोड़ा चिंतित क्यों होगा, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हरम चला रहा हूं। मैंने ओवन से अपना खाना उठाया और बाकियों के साथ खाने चला गया। मैं तामा और किरीना के साथ बैठ गया, जो दोनों जैम के साथ टोस्ट खा रही थीं। मैंने टोस्ट पर अंडे खाए, जबकि सब चुपचाप खा रहे थे, आज की पिटी से डरते हुए। जब सब लोग काम समाप्त कर चुके तो वे सब चले गए, केवल किरीना और मैं ही बचे। जाने के लिए तैयार हो? हाँ, बाद में आने के लिए क्षमा करें। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप हमारे साथ आए थे और मैंने देखा कि आप चेंजिंग रूम में गए, लेकिन आप मैक्सिन के जाने से ठीक पहले ही बाहर आए। क्या कुछ हुआ? सच में नहीं, मैं तो बस इतनी घबरा गई थी कि सारी लड़कियों को बदलते देख रही थी। जिल का शरीर भी बहुत चिकना है और उसके शरीर में सर्किट भी लगे हैं। पता नहीं, शायद मैं इस बात को लेकर चिंतित थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूं। मेरी त्वचा मशीन के पुर्जों से बदल गई है और मैं बाघिन बन गई हूं। काइरीना की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए मैं उठकर उसके पास बैठ गई। तुम अपने आप में खूबसूरत हो। तुम्हारा शरीर एक कलाकृति की तरह है जिसे देखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें देखने में बहुत अच्छा पाता हूं। तुम भी बाकी औरतों की तरह ही खूबसूरत हो, इसलिए खुद को कम मत आंको, ठीक है? मैंने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। काइरीना ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कुछ देर तक मुझे पकड़े रही, फिर पीछे हट गई। हम दोनों उठे और हॉल से होते हुए अपने हैंगर की तरफ चल दिए, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह आगे देखते हुए भी मुस्कुरा रही थी। हमने बाकी दिन अलग अलग चीजों पर काम किया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमने जहाज को फिर से जोड़ दिया और परीक्षण शुरू कर दिया। हमने दोपहर का भोजन छोड़ दिया, लेकिन जिल आए और हमारे लिए एक सैंडविच प्लेट और कुछ पेय पदार्थ लेकर आए, जिससे हम थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए। जब तक किरीना कपड़े बदल रही थी, मैं मुड़ा और मैंने अपना MAS सूट उतार दिया। हम जमीन पर बैठे और जिल के साथ एक छोटी सी पिकनिक मनाई। हमने बात की कि बाकी लोग कैसे हैं और हम मंजिल से कितनी दूर हैं। पता चला कि गार्गेंटुआ के नज़दीक होने की वजह से प्राइम ग्रह तक पहुंचने के लिए हमें शटल से 1 और हफ्ते की यात्रा करनी पड़ेगी। तूफान अभी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन समस्या यही नहीं थी। ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण सतह पर इस आकार के जहाज के लिए बहुत ज्यादा था। सब कुछ पूरा होने के बाद हमने जिल को धन्यवाद दिया और काम पर वापस लौट आए। आखिरी सिस्टम और प्रेशर सील टेस्ट करने में हमें रात के खाने के काफी बाद तक का समय लगा, लेकिन आखिरकार हमने काम पूरा कर लिया। हम दोनों काम पूरा करना चाहते थे ताकि हम दूसरों के साथ ट्रेनिंग पर वापस जा सके, इसलिए हमने पूरा काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। बाद में जिल और साशा ने हमें अपने सूट पहने हुए एक कोने में एक खुले पैनल के पास सोते हुए पाया, जिसका हमने परीक्षण पूरा कर लिया था। अध्याय 8681
तारों की ओर देखना। सुबह हम दर्द से कराहते हुए उठे। सोने के लिए हमारी जगह आखिरी पैनल था जिसका हमने परीक्षण किया था, लेकिन हमने उसे पूरा कर लिया था। काइरीना ने जम्हाई ली और मुझे धक्का देकर जाने से पहले मुझसे चिपक गई। उसने मुझे सहारा दिया और हम जहाज और हैंगर से उतरकर खाना लेने मेस हॉल की ओर चल पड़े। सब लोग वहां पहले से ही खाना खा रहे थे, इसलिए हम मिस्ट्री बॉक्स से अनाज उठाकर उनके बगल में जाकर बैठ गए। सब हमारे जैसे ही बदहाल दिख रहे थे। हालांकि बाकी सब जहाज के किसी कोने में नहीं बल्कि बिस्तर पर सोए थे। इरेलिया ने हमारी ओर देखा और मुस्कुराए। तो मैंने सुना है कि तुम दोनों ने कल रात काम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इतनी जल्दी क्या है? हम प्रशिक्षण पर वापस लौटना चाहते थे, हम पीछे नहीं रहना चाहते थे। खैर, प्राइम की ओर जाने वाले जहाज पर चढ़ने से पहले केवल 3 दिन और पीटी बचे हैं, इसलिए नरक की उम्मीद करें। सब लोग कराह उठे। मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा था कि ये तो पहले ही नर्क बन चुका है। मैं अगले कुछ दिनों के लिए उत्साहित नहीं था, इसलिए मुझे पूरी मेहनत करनी होगी और मुझे पता है कि काइरीना भी उतनी ही मेहनत करेगी। हम सब ने खाना खत्म किया और फिर लैब्स के लिए हैंगर की तरफ चल पड़े। अगले 3 दिन पसीने, प्रशिक्षण, खाने और फिर से प्रशिक्षण में बीते। तीसरे दिन के अंत में इरेलिया ने हमें बताया कि हम इस यात्रा को पूरा करने के लिए मुश्किल से ही पासिंग लेवल पर थे और हमें वहां तक पहुंचने के बाद भी प्रशिक्षण जारी रखना होगा। उसने ये भी जोर देकर कहा कि दूसरा विकल्प मौत है, क्योंकि जीतने से दौड़ नहीं रुकती। अगर आप जीतते भी नहीं हैं तो भी आपको वापस दौड़ना होगा। ये पूरी प्रक्रिया एक बड़ा जोखिम थी, लेकिन इसका प्रतिफल इतना बड़ा था कि पूरी आकाशगंगा एक टुकड़ा चाहती थी और इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। यह एक डरावना विचार था, लेकिन मैं इस विचार को रोमांचकारी मानने से इनकार नहीं कर सकता था और मैं बेहद उत्साहित था। हमारे प्रशिक्षण के दौरान आर्मंड प्रत्येक टीम के पास आए और हमें दौड़ में मदद करने के लिए सुझाव दिए। हमारे लिए उन्होंने सुझाव दिया कि मैं खुले इलाकों में लंबी यात्राओं और आरामदायक सफर के लिए काइरीना पर सवार हो जाऊं। फिर जब हालात मुश्किल हो जाएं, तो हम बदलाव कर सकते हैं और मैं उसे अपने ग्रेविटी असिस्ट स्टेबलाइजर्स की मदद से उठाकर जरूरत पड़ने पर या लड़ाई के समय जहां चाहे वहां दौड़ सकता हूं। आर्मंड ने हमें बार बार एक और बात पर जोर दिया, ये खतरनाक होगा। किसी को पोजीशन जीतकर किंग बनने में दिक्कत ये होती है कि कोई दूसरा उस पोजीशन को खतरे में डाल देता है, इसलिए किंग दूसरों को रेस पूरी करने से रोकने के लिए लोगों को भेजता है। मैं राजधानी वबाशा में रहते हुए कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करूंगा। अगर किंग को भनक लग गई तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि रेस से पहले ही वह आपके पीछे लोगों को भेज दे। किंग के शुरू होने से समस्या तो पैदा होती ही है, साथ ही कई तरह के विशालकाय राक्षस भी होते हैं जो रेसेस पर हमला करना पसंद करते हैं और मौसम से प्रभावित नहीं होते। ये सब सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन इससे मेरा मन नहीं बदला। हम सबने कड़ी मेहनत की और अपनी सीमा तक खुद को धकेला। जब जाने का दिन आया तो मुझे लगा कि हमने कुछ प्रगति की है। हमें इरेलिया, काइरिन और जिल को अलविदा कहना था। हमने वादा किया था कि हम वापस आएंगे, लेकिन मैं रुक गया और काइरिन के कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इरेलिया की अच्छी देखभाल करो। मैंने काइरिन की पीठ थपथपाई और फिर मुड़कर जिल और इरेलिया की तरफ चल दिया। मैंने जिल को गले लगाया और चूमा, लेकिन सिर्फ इरेलिया को गले लगाया और उसे काइरिन के साथ खुश रहने को कहा। उसने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और मुझे फिर से गले लगा लिया, मानो वो मेरे ये बातें कहने का इंतजार कर रही हो। मैं उन दोनों के लिए खुश था और शायद भविष्य में हम इन लड़कियों के लिए और भी साथी ढूंढ लेंगे। हम सब अपनी अपनी शटल में सवार हो गए। हर ग्रुप को अपनी अपनी शटल लेनी थी, सिवाय तामा और मिकोटा के, जो साशा और मैक्सिन के साथ रवाना हो गए। हमारे अलविदा कहने के बाद टिली और इना इरेलिया का जहाज ले गईं, लेकिन इना जैसे ही मेरी बाहों से छूटी, जहाज के साथ नाचने लगी और इना के साथ जाने से पहले टिली ने मुझे चूमा। मुझे लगता है कि इरेलिया के जहाज में हमारे जहाज से ज्यादा खूबियां और सुविधाएं थीं। क्या आप अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि हम और बाकी सभी लोग ठीक हो जाएंगे? बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन हम उन्हें रास्ते में सीखेंगे। चलो चलें। यह एक लंबी यात्रा होने वाली है। हे, किरीना ने अपने भाई को अलविदा कहने के बाद वापस आते हुए कहा। हम जहाज पर चढ़े और जेल सीटों पर बैठ गए, उन्हें अपने शरीर के चारों ओर इस तरह कसने दिया कि वे गद्दियों से कम न लगें। मैंने जहाज स्टार्ट किया, लेकिन मैंने लगभग सारा काम अल्टा को ही करने दिया। मैंने बस उस चीज को छुआ जो मुझे छूने को कहा गया था, और फिर भी ऐसा लगा जैसे अल्टा बस मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं मदद कर रहा हूं।
मैं काम की कमी की शिकायत नहीं कर रहा था। दरअसल इसका मतलब था कि हमें तैयार होने और दौड़ की रणनीति बनाने के लिए ज्यादा समय मिल सकता था। मुख्य जहाज से निकलने के बाद हमारा जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगा जब तक कि हम एको तक नहीं पहुंच गए और फिर उसी गति पर टिके रहे। जहाज इस गति से लगभग 400 दिन तक चल सकता था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, और सौभाग्य से हमें प्राइम होने में सिर्फ एक हफ्ता ही लगा। जहाज के स्थिर होने के बाद हम दोनों उठे और अपनी पीटी के लिए कार्गो बे की ओर चल पड़े। यह प्रशिक्षण मजेदार नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में प्रेरणा के लिए इरेलिया का या तुम मर जाओ वाला भाषण घूम रहा था, जिससे हम आगे बढ़ते रहे। दिन बीतते गए। हमने खूब हंसी मजाक किया, कुछ अलग अलग ताश के खेल खेले और जहाज पर रखी किताबें भी साथ बैठकर पढ़ी। हम हर बार खाना खाते थे और मुझे साथ में बिताया गया समय बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो पहले से थोड़ा अलग था। हर दिन हम और हंसने लगे और साथ में ज्यादा समय बिताने लगे। हम हाथ पकड़े हुए रेस के बारे में बातें करते, फिर वो मेरी बाहों में आ जाती। हम तब तक ऐसे ही रहते जब तक वो अपना सिर मेरी गोद में नहीं रख लेती। एक दो रातें तो हम साथ साथ सो भी गए, तारों को देखते हुए। जब हम वर्कआउट करते थे तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी, उसकी छाती का उभार और सिर्फ अंडरवियर में उसका शरीर कैसा दिखता था। हम दोनों ने वर्कआउट करते समय अपने शरीर को सांस लेने देने के लिए कपड़े उतारना शुरू कर दिया था। हालांकि सूट ठीक काम करता था, लेकिन ये किरीना का आइडिया था। जैसे ही हमने वर्कआउट खत्म किया, मैंने उसे स्ट्रेच करते देखा। बिना त्वचा वाले हिलते हुए अंगों ने मेरे मन में उसे और भी खूबसूरत बना दिया। 5वें दिन वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं उसके पास गया और काइरीना को अपनी बाहों में लेकर उसे चूमा और जमीन पर लिटा दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने मेरे मुंह में धक्का दे दिया, जिससे मेरी भावनाएं भड़क उठीं। जोश भड़क उठा था और मैं उसे वहीं ले जाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लिटाने में मुझे थोड़ी नासमझी सी लग रही थी, लेकिन जमीन पर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। तो मैं उसे हमारे पलंग पर ले गया और लिटा दिया। मैं अपना अंडरवियर उतारने ही वाला था कि तभी अलार्म बजने लगा। मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे अब आगे जाना होगा। मैं अपने अंडरवियर में जहाज के आगे की तरफ दौड़ा और काइरीना हमारे सूट पहने मेरे ठीक पीछे थी। मैं दौड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन तभी मेरी नज़र स्क्रीन पर एक संदेश पर पड़ी। दुश्मन जहाज हमें निशाना बना रहा है। अध्याय 8782। लानत है, अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं की हमें निशाना बना रहे हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी एक और मैसेज आया। धक्के के लिए तैयार हो जाए, टकरा जाना। हम जोर से हिल रहे थे, लेकिन कुर्सियों ने हमारे चारों ओर बुलबुले बना दिए थे और हम केबिन में उड़ते हुए किसी भी मलबे से सुरक्षित रहे। जब जहाज का हिलना बंद हुआ तो हमारे बुलबुले गिर गए और हम उठ खड़े हुए। मैंने जल्दी से अपना सूट पहन लिया, जबकि काइरीना अपने बाघ रूप में बदल गई। मुझे ठीक से पता नहीं था कि वे कहाँ लगे थे, लेकिन मैं अपना एमएस सूट लेने के लिए कार्गो बे की ओर दौड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो हमें एक जहाज का सिरा हमारे पतवार से बाहर निकला हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने जगह पर दबाव बनाए रखने के लिए किसी तरह का झाग छोड़ा हुआ था, इसलिए हमें सांस लेने के लिए जरूरी हवा का पता था। मैंने बिना समय गंवाए कैमरा देखने के बाद अंदर घुस गया और विपरीत दिशा में डायमंड एज की ओर दौड़ा। फेसप्लेट पर हाथ पटकते हुए मैं मुड़ा और सूट में गिर पड़ा। जैसे ही सूट बंद हुआ, मैं उछल पड़ा और जहाज खुलने लगा। जैसे ही मैंने अपनी तलवारें निकाली और एक मुद्रा में खड़ा हुआ, काइरीना मेरे पास आ गई। जहाज खुला तो एक भालू जैसे आदमी ने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी थी, बिल्कुल किसी अंतरिक्ष डाकू की तरह, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैं उस पर झपटा, भालू को 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर जहाज में घुस गया। मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने एक के बाद एक भालुओं को काटा, लेकिन जल्द ही काइरीना मेरे पास आ गई और जहाज को साफ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह रही कि उनके जहाज को तहस नहस करने और उसे हमारे शटल से बाहर धकेलने के बाद काइरीना की नज़र उस नुकसान की ऐसी मरम्मत करने में कामयाब रही जैसे कभी हुआ ही न हो। बदकिस्मती से इससे हमारा मूड भी खराब हो गया और हमारा पहले वाला उत्साह भी भुला दिया गया, क्योंकि मरम्मत में पूरा दिन लग गया। अगले दिन भालू लुटेरों के जहाज़ों में जो कुछ मिला था उसकी मरम्मत और छटाई का काम चला। उसमें से ज्यादातर तो बस कबाड़ था, लेकिन एक बड़ा हथौड़ा और एक अंगूठी भी थी। मैंने हथौड़ा लिया और अंगूठी किरीना को दे दी। हथौड़े में एक गुरुत्वाकर्षण स्विच था जिससे हथौड़ा घुमाते समय वह भारी हो जाता था, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये काम आ जाए।
अंगूठी की बात करें तो यह उपयोगकर्ता को ट्रिपल ओवरशील्ड देती थी, लेकिन अगर शील्ड टूट जाती तो उसे रिचार्ज होने में 30 घंटे तक लग जाते। उसके बाद और खाना खाने के बाद हम आराम करने के लिए लेट गए। प्राइम ग्रह पर पहुंचने से पहले ये हमारी आखिरी रात अकेले बिताने वाली थी। मैंने उस पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय हमने आखिरी रात तारों को देखते हुए और एक दूसरे की संगति में आराम करते हुए बिताए। समुद्री डाकू भालू के हमले से सब कुछ ठीक करने के बाद साथ में आराम करना अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगता है कि यह ग्रह कैसा होगा? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि यह रेत से ढका हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि लोग कैसे होंगे? किरीना ने खुद को मेरी छाती से सटाते हुए पूछा। किरीना मेरे ऊपर लेटी हुई थी और मैं एक बल्कहेड के सहारे टिका हुआ एक ऑब्जर्वेशन पोर्ट से बाहर देख रहा था। वहां चारों तरफ तारे और अंधेरा था, लेकिन बातचीत के दौरान मुझे पृष्ठभूमि में रखना मजेदार था। मैंने अपना सिर आगे झुकाया और बोलने से पहले उसके सिर के ऊपर चूमा। मुझे सच में यकीन नहीं है। यहाँ सिर्फ प्राइम से ही नहीं बल्कि हर जगह से लोग होंगे। मुझे लगता है कि हम कई नई जातियों और लोगों से मिलेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हर कोई एक ही चीज के लिए यहाँ आ रहा है। आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि लोग दौड़ से पहले कुछ उपयोग करने की कोशिश करेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुमने सुना इरेलिया राजा भी लोगों को यहाँ लाने पर तुला है। फिर बाकियों को कौन रोकेगा? सिर्फ दौड़ ही खतरनाक नहीं होगी। हमें साथ रहना होगा और अलग नहीं होना होगा, ठीक है? मैं सचमुच आशा करता हूं कि हम में से कोई एक जीतेगा। मुझे पता है कि प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना? हम जरूर करेंगे। हमारे पास सिर्फ हम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। याद रखिए, बाकी 3 टीमें भी मदद के लिए मौजूद रहेंगी। दुर्भाग्य से रेस शुरू होने से पहले हम उनसे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। हाँ, लेकिन इतने सारे खतरों के बावजूद यही हमारी सबसे अच्छी योजना है। मुझे लगता है इरेलिया ने कहा होगा कि कोई हमसे मिलने और हमें हमारे होटल तक ले जाने के लिए होगा। उसके बाद हम राजधानी घूमने निकल सकते हैं और शायद कुछ और कपड़े भी ढूंढ सकें। हाँ, मुझे तो बस वही शर्ट और पैंट पहननी है जो मुझे उठाया गया था। तुम क्या पहनोगी? ये तो कल के लिए सरप्राइज है। खैर, काइरीना मुड़ी और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा, मुझे उसके स्तनों का मेरे अंदर धंसना महसूस हुआ। मैं बिना ड्रेस के ज्यादा अच्छी लगती हूँ, है ना? काइरीना मेरे सामने की ओर बढ़ी, अपनी छाती को मेरे सीने से सटाते हुए और फिर धीरे धीरे मेरे होठों से जुड़ गई। मैं उसकी जिज्ञासु जीभ को देखकर हैरान रह गया जो मेरे होठों तक पहुंच गई। जैसे ही हमारे होंठ आपस में मिले और मैंने उसके शरीर को अपने शरीर में समेट लिया। इस बार मैंने उसे गोद में उठा लिया जबकि हम अभी भी चूम रहे थे और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। हम दोनों के अलग अलग कमरे थे और हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं अपने कमरे में गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मैं उसके साथ लेट गया और उसे वापस अपनी बाहों में ले लिया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। क्या ये ठीक है अगर हम यहाँ एक दूसरे के साथ लेट जाएं? मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ही खुश हूँ, कोई जल्दी नहीं है, मैंने उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा। काइरीना मुस्कुराए और मेरे सीने से लिपट गई। किसी लड़की के साथ एक बार आराम से रहना अच्छा लगा। बाकी लड़कियों के साथ मेरे सारे रिश्ते हमेशा सेक्स के साथ ही खत्म हो जाते थे, तो ये एक बदलाव था। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके बदन पर हाथ फेरने लगा। हम दोनों फिर से अंडरवियर में थे, इसलिए मैं उन जगहों पर हाथ फेर पा रहा था जो आमतौर पर ढकी रहती। मैं यांत्रिक भागों को महसूस कर पा रहा था और त्वचा और धातु के बीच सहज परिवर्तन को महसूस कर पा रहा था। जब भी मैं इनमें से किसी जगह को छूता, काइरीना का शरीर कांप उठता, लेकिन मैं उसे चूम लेता और कहता कि सब ठीक है, और मुझे उसका हर अंत खूबसूरत लगता। हमने बाकी रात एक दूसरे की बाहों में आराम करते हुए बिताए। सोने से पहले दौड़ के विचार मुझे परेशान करने लगे। काइरीना में कुछ अलग था और अब मैं उससे और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा था। मैं उसकी रक्षा तो कर लूंगा, लेकिन क्या ये नई भावनाएं भविष्य में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगी? शायद सब कुछ रासायनिक ही रखना बेहतर होगा। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैंने सोचा और मैं सोने लगा। अगली सुबह मेरी नींद एक चुंबन से खुली। काइरीना अपनी UW इश्यू वाली नेवी ब्लू ब्रा और पैंटी में मेरे ऊपर झुकी हुई थी। अंडरवियर चाहे कितना भी सादा क्यों न हो, काइरीना का बाकी पहनावा बिल्कुल भी साधारण नहीं था। मैंने उसे और चुंबनों के लिए अपनी ओर खींचने से पहले उसकी छाती को देखा और हम बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। तभी हरी बत्ती जली और एक झंझनाहट की आवाज ने हमारा ध्यान खींचा।
हम अलग हुए और एक दूसरे को बड़ी बड़ी मुस्कान दी और फिर साथ में आहें भरी। अब समय आ गया था कि हम अपने निजी पलों को पीछे छोड़ दें और घर वापस जाने का समय हो जाए। मैंने खुद को ऊपर खींचा, काइरीना को फिर से चूमा, फिर उसे पकड़कर घुमाया और उसे बिस्तर और मेरे बीच में बिठा दिया। उसके कपड़े बदलने के लिए कमरे से बाहर जाने से पहले हमने एक और जबरदस्त चुंबन लिया। प्राइम, यह एक रोमांचक यात्रा होने वाली थी। मैंने अपने छोटे से व्यूइंग पोर्ट से बाहर देखा, लेकिन मेरा मुंह ग्रह से दूर था। फिर भी मुझे अंतरिक्ष में हजारों तैरते हुए अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहे थे। वे हर आकार और आकृति के थे, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे यान से ज्यादा बड़ा नहीं था। मैंने अपने कपड़े पहने और फिर वापस जाकर जल्दी से देखने लगा कि क्या मुझे लड़की के शटल मिल सकते हैं, लेकिन वहां इतने सारे जहाज थे कि किसी को पहचानना मुश्किल था। मैं मुड़ा और अपने कमरे से बाहर निकल गया और वहां से गुजरते हुए काइरीना की एक झलक पाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। आह भरते हुए मैं प्राइम को और अच्छी तरह देखने के लिए जहाज के आगे की ओर चला गया। केबिन में पहुंचकर मैं नीचे विशाल रेतीले ग्रह को देख पा रहा था। छोटे छोटे जहाज सतह से ऊपर नीचे आ जा रहे थे। वे उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां हमने अपना जहाज खड़ा किया था, एक बड़े स्टेशन पर रुक रहे थे। वहां कोई निर्धारित पार्किंग स्थल नहीं था, लेकिन छोटे जहाज दूसरे जहाज और वापस मुख्य भवन तक आ जा रहे थे। मैंने ग्रह की ओर देखा और मैं थोड़ा निराश हुआ। पूरा ग्रह भूरे रेत के रंग का था, उस नीले और हरे रंग की दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं जहां से मैं और तामा आए थे। मैं अभी भी प्राइम के रेतीले गोले को देख रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। अध्याय 8883। उसे मत ले जाओ। मैंने पलटकर देखा तो काइरीना वहां थी, लेकिन वो कमाल की लग रही थी। ऐसा नहीं है कि काइरीना शुरू से ही खूबसूरत नहीं थी, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव था। मैं उसे अंडरवियर में देखने का इतना आदी हो चुका था कि मैं अवाक रह गया। फिर मेरी नजर उस पर पड़ी और मैं उसकी रूपरेखा समझने लगा। काइरीना ने एक हल्के हरे रंग की धूप वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके पैरों तक ही पहुंच रही थी। उसके बालों की पोनीटेल बनी हुई थी और मैं उसके लाल बालों के हल्के रंग देख सकता था। मेरी नज़र उसकी गहरी नेकलाइन पर गई और मुझे अपनी नज़रें फिर से उसके चेहरे पर खींचनी पड़ी, इससे पहले कि मैं खो जाऊं। जब हमारी नज़रें मिली तो उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप जो देखते हैं उसे पसंद करते हैं? हाँ काइरीना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली? ये तुम पर बिल्कुल सही लग रही है। साशा ने इसे मेरे लिए खरीदा है। मेरी नज़र फिर से उसकी नेकलाइन पर गई और मैं मुस्कुरा दी। हाँ, ये साशा पर भी अच्छी लगेगी, लेकिन अभी काइरीना पर तो कमाल लग रही थी। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और हमने एक दूसरे को चूमा, फिर अलग होकर स्विचबोर्ड पर चमकती हरी बत्ती देखने गए। अरे, ये कम्युनिकेशन लाइट है। हमें कौन बुला रहा होगा? काइरीना ने चमकती लाइट की ओर देखते हुए मुझसे पूछा। सबसे अधिक संभावना है कि हम मुख्य मंडप तक जाएंगे। चलो देखते हैं, मैंने संचार प्रणाली को सक्रिय करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। नमस्ते, ये शटल बग 109 है। मैं यहाँ तुम्हारे बेचारे पिछले हिस्सों को बीच वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाने आया हूँ ताकि तुम्हें रेत के गोले में भेज दिया जा सके। ठीक है, हम आपसे डॉकिंग पोर्ट पर मिलेंगे। जाने के लिए तैयार हैं। ध्यान रखें कि हमारे पास यूनिवर्सल वॉच के रूप में पहचाने जाने वाली कोई चीज न हो। अब हमें जिस आखिरी चीज की जरूरत है वह ये है कि ग्रह पर पहुंचने से पहले ही राजा की नजर हम पर पड़ जाए। हाँ, मुझे अपना अंडरवियर उतारना पड़ा ताकि वह दिखाई न दे। अच्छा, हम शुरुआत में कोई गलती नहीं करना चाहते, और अगर हम उन्हें सेंटर प्लेटफॉर्म पर देखते भी हैं तो हमें खुद को अलग रखना होगा और दूसरी लड़कियों से बात नहीं करनी होगी, भले ही हम उन्हें देख लें। अगर हमें पता चल जाए कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो इससे समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉकिंग आर्म की ओर जाते हुए काइरीना ने मुझे सिर हिलाकर इशारा किया। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजा पहले से ही हरा था, जिसका मतलब था कि पायलट सुरक्षित डॉक कर चुका था और दरवाजा खोलना ठीक था। अंदर पहुंचते ही एक अजीब ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले आदमी ने हमें एक संक्षिप्त इशारा दिया और अपने जहाज के नियंत्रण कक्ष की ओर मुड़ गया। वह आदमी छोटी मोटी बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, इसलिए हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। जैसे ही हमारे शरीर एक यूरा जेल से टकराए, पायलट ने उड़ान भर ली। हम दोनों जेल में वापस धंस गए और अजीब सी स्थिति में फंस गए जब तक कि जहाज की गति थम नहीं गई। हमारे पैर और हाथ उस घातक पकड़ से मुक्त हो गए जो सीट ने हमें जकड़ रखी थी, और मेरा शरीर कुर्सी पर ही धंस गया। मैं गुस्सा होना चाहता था, लेकिन काइरीना के खिले हुए और मुस्कुराते चेहरे को देखकर मेरी सारी भावनाएं दब गईं।
ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे बर्दाश्त किया और उसके साथ मुस्कुराया। यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, लेकिन हम पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, बातें करते रहे कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पूरे रास्ते हम खामोश रहे। डॉकिंग और सीटें खाली होने के बाद काइरीना और मैं जाने के लिए उठे। हम दोनों ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने काइरीना को पहले बाहर निकाला, और जैसे ही मैं जाने वाला था, मेरे कंधे पर रखे एक हाथ ने मुझे रोक लिया। उसे मत ले जाओ। मेरे शरीर में बर्फ सी दौड़ गई, और मैं पलटकर सीधे उस आदमी और उसके इस्पाती भाव को देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था, मानो उसने धातु का सांचा गढ़ा हो। मैंने उसे घूरकर देखा और फिर उससे पूछा कि उसका क्या मतलब था। मैं भी वहीं खड़ा था जहां तुम 3 साल पहले थे। मैं और डेली दोनों ही उत्साहित थे और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे। कोई हमें रोक नहीं सकता था या हमें चेतावनियां सुनाने पर मजबूर नहीं कर सकता था। यह मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे पास बस ये घटिया नौकरी और उसके आखिरी शब्द बचे हैं जो मुझे पुकार रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भी मैं इस भगवान भुलाए हुए ग्रह को देखता हूँ, मुझे अब भी वे शब्द सुनाई देते हैं। बेटा, मेरी जैसी गलती मत करना। जिससे तुम प्यार करते हो, उसके लायक कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वह आदमी मुड़ा और अपनी सीट पर वापस चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा और फिर काइरीना के पीछे चल पड़ा। जहाज के बाहर निकलते ही दरवाजे की बत्ती लाल हो गई, जिसका मतलब था कि जहाज पहले ही निकल चुका था। ये जगह मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, मुझे उसे अपने पास ही रखना होगा। मैं किसी को खोना नहीं चाहता था। किरीना मेरा इंतजार कर रही थी, कस्टम लाइन में पहले से ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अवैध हथियारों वगैरह की जांच कर रहे हों। जब हमारी बारी आई तो हमें बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने दिया गया। निगरानी का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं कि हम गलतियां करने में अचूक हैं, लेकिन हमारी एक छवि थी, इसलिए हम शायद कोई चीज चोरी छिपे अंदर डालने की कोशिश नहीं करते। बात यह थी कि हम अपनी वर्दी में नहीं थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि हम यूडब्ल्यू अधिकारी हैं। इसलिए जल्दी निकल जाना अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही हम निकले, मैंने देखा कि तामा और मिकोटा चेक इन के लिए दूसरी लाइन में थी, लेकिन उन्हें रोका जा रहा था। मैंने उन पर नजर डाली और देखा कि गार्ड दोनों लड़कियों से ढेर सारे धारदार हथियार छीन रहा था। क्या तुम उन्हें देख रही हो? मैंने किरीना से पूछा जब हम उनसे दूर जा रहे थे। हाँ, वे जरूर बोर हो गए होंगे। टिली और इना को उन्हें लाइन में रखने के लिए उनके साथ चलना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि यात्रा के दौरान उन्होंने कितना प्रशिक्षण लिया होगा। चलते हुए मैं कराह उठा, यही सोचकर। अगला इलाका जिससे हम गुजरे एक खुला हुआ क्षेत्र था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिलन स्थल हो, लेकिन चूंकि हम पहले से ही साथ थे, हम आगे बढ़ते रहे। हमारे आगे एक और चौकी थी, लेकिन ये चौकी लोगों की तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें एक अलग समूह में बांट रही थी। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो कहूंगा कि यही वह जगह है जहां रेस करने वालों को पर्यटकों से अलग किया जाता है। हमें दाईं ओर ले जाया गया, जहां कुछ और जोड़े खड़े इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर लोग चुप थे, लेकिन एक जोड़ा आगे की दौड़ को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहा था। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और अपनी मुस्कान छिपाते हुए अपना ध्यान किरीना पर केंद्रित कर दिया। मैं चाहे जितना भी इस रेस को नकारना चाहूं, मैं उससे कहीं ज्यादा उत्साहित था। 1 हफ्ते की देरी के बावजूद हमारे पास अभी भी तैयारी करने और दूसरों की कहानियां सुनने का समय था। काइरीना ने मेरे गाल पर चुटकी काटी, जिससे मेरी भौहें तन गईं, और मैं झुककर उसके होठों पर एक चुंबन देने लगा। डेव, तुम्हें अपना उत्साह छिपाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग नाराज नहीं होंगे। हे, किरीना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए और मेरे कंधे पर झुकते हुए खिलखिलाकर कहा। मुझे पता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो दोनों वहां चक्कर खा रहे हैं, और मैं सोचने लगा कि क्या हम रेस के बाद उन्हें देख पाएंगे। मेरा इरादा हमें नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक रेस है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जिंदा वापस लौट पाएंगे। ये तो बस एक छोटी सी जीत है। मैं बस इतना नहीं चाहता कि ज्यादा उत्साहित होकर कोई ऐसी चीज गंवा दूं जो बाद में हमारी जान बचा सकती है। मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जब तक हम यहाँ हैं, तुम उदास रहो। मैं चाहती हूँ कि हम मजे करें। मैंने उसे अपने पास खींचा और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा। मैं उससे खोने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन सबको तो नहीं बचा सकता था, लेकिन क्राइना मेरी साथी थी और मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। कम से कम वही योजना थी। अध्याय 8984
ड्रेसनल हम उस शटल में सवार हो गए जो हमें प्राइम की सतह पर बसे गुंबददार शहर सेंट्रा तक ले जाने वाली थी। वहां बहुत सारे दिलचस्प लोग थे और हमने पीछे की सीट लेने की कोशिश की। वहां पहले से कोई सीट नहीं थी। सभी लोग काफी मिलनसार लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने खुद को सतर्क रखा। जब मैं बैग ले जा रहा था तब किरीना मेरे पास ही रही और मेरा हाथ पकड़े रही। बैग में ज्यादा कुछ नहीं था, बस बैठने के बाद कुछ खरीदने की योजना थी। हमें पीछे वाली सीट मिली थी, लेकिन उसे दो बाघ जैसे आदमियों के साथ साझा करना पड़ा। अरे आओ बैठो, हम अभी काटते नहीं, हे। सबसे नजदीक वाला टाइगर मैन हंसा, लेकिन दूसरे ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या हो सकता है? ये अच्छे लोग लगते हैं। तुम्हें पता है कि यह जगह ऐसे लोगों के साथ क्या करती है ना? इनसे बात करने से पहले ही खुद को बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है? दूसरा बाघ उन दोनों में से बुरा और समझदार लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं पहले बैठ गया और काइरीना को अपने पास बिठा लिया। यह आदर्श तो नहीं था, लेकिन करना ही पड़ेगा। ये जगह शायद हथियारों से भरी थी। मुझे शांत होने की जरूरत थी, कोई भी वहां नहीं जा रहा था। क्या ये चीख थी जो मैंने अभी सुनी? मैं काइरीना को देखने के लिए मुड़ा, जो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। तभी मुझे आगे से एक दहाड़ सुनाई दी। काइरीना ठीक थी, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया और आगे की तरफ देखते हुए अपने आसपास देखने लगा। वे दो आदमी थे या कुछ ऐसा ही, जो मुक्कों से लड़ रहे थे, और जेनोफिन वाला आदमी किसी बीस्टमैन को पीट पीट कर मार रहा था, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। काम पूरा होने के बाद टीम ने शव को साफ किया और सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। छोटे टाइगर मैन क्रेट के अनुसार बैजरमैन ने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन फिशमैन ने उसे खत्म कर दिया। टारकलॉ ने कहा कि यह एक बेतुकी लड़ाई थी, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। ऐसा लग रहा था कि उनकी सोच यही थी कि ऐसे किसी को मुसीबत खड़ी करने के लिए नीचे क्यों आने दिया जाए। इन 3 महीनों के तूफानों में ये ग्रह नियमों से बाहर चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। हालांकि यूडब्ल्यू हमें चुपके से राजा से सारी शक्ति छीनने की कोशिश में घुसा रहा था। यही हमारा मिशन था, उसकी गलती का फायदा उठाना। जब वह जीता तो उसने बस दुनिया का राजा बनने की मांग की, बस। सिकंदर या उसके रहस्यों के बारे में कुछ नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। उम्मीद है कि हम बिना किसी और झगड़े के इसमें सफल हो जाएंगे। तुम इस पर भरोसा कर सकते हो। अपने पवित्र हैंडल पकड़ो, हम अंदर जा रहे हैं। क्रेट आधा चिल्लाया, आधा दहाड़ा। जहाज हिलने लगा और उसने मेरा बैग मेरी टांगों के बीच से धकेल दिया और मेरा हाथ काइरीना के दूर वाले आर्मरेस्ट पर रख दिया। सीट बेल्ट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे थामे रखने के लिए अपना हाथ रखा, जबकि जहाज जोर जोर से हिल रहा था। ज्यादातर लोग अपनी सीटों पर ही रहे, लेकिन कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। लोग अंदर की ओर उछल रहे थे और शायद मारे गए थे, लेकिन मैं रुका रहा और यूएफओ के हमारी ओर आने पर नजर रखी। लगभग 10 मिनट के दिमाग हिला देने वाले कंपन और झटकों के बाद जहाज वापस नीचे आ गया। अब मुझे समझ आ गया था कि बाकी यात्रा में कोई भी हमला करने की जहमत क्यों नहीं उठाएगा। जब तक हम गुंबद के अंदर पहुंचे और जहाज पार्क किया, तब तक जहाज अंदर से सड़ा हुआ था। मैं जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बाकी सबको जंगली जानवरों की तरह बाहर ही रहने देना ही बेहतर होगा। बाघों के जोड़े को इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने किसी तरह का पतला सा मास्क लगा रखा था और गंध से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। हम जल्दी ही उठे और वहां से चले गए, क्रेट और टारकलॉ को अलविदा कहते हुए, जैसे ही वे भीड़ में गायब हुए। स्थिति अभी तक भयानक नहीं थी, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम उनकी नजरों में कोई खतरा नहीं थे, जो अच्छी बात थी। अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम कमजोर भी नहीं दिखना चाहते थे। मैं टर्मिनल से बाहर निकला तो वहां एक बुलबुला सा तैरता हुआ प्लेटफॉर्म था, जिसके हर एक हिस्से पर एक आदमी बैठा था। उनके स्टैंड पर छोटी छोटी चमकती नीली गेंदें थीं, जिन पर वे अपने हाथ रखे हुए थे। तो शायद यही कंट्रोल होगा, और बाकी सब तो डायनम वाला एक जादुई कालीन जैसा है। क्या आप बबल कार में सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम शहर को बेहतर ढंग से देख सकेंगे, किरीना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। टैक्सी की तरफ बढ़ते हुए मैंने अपनी आंखें खुली रखीं और देखा कि एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। वह एक इंसान था और कंधे पर ओवरकोट डाले किसी खिलाड़ी जैसा अति आत्मविश्वासी लग रहा था, लेकिन उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था, जोर से मारो। मैंने किरीना को अपने साथ खींचते हुए गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने हमें रोक लिया। अरे अरे अरे, अब इतनी जल्दी क्या है दोस्तों? और लड़की को भी? हम
उस आदमी ने मुझे घेरने की कोशिश की, लेकिन मैंने जोर से आगे बढ़कर उसे टक्कर मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वह आदमी सीधा खड़ा हुआ और मुझे घूरने लगा, लेकिन मैं बस मुस्कुरा दी और मुंह फेर लिया। हम फिर चलने लगे, लेकिन मुझे पीछे से सीढ़ियों की आहट सुनाई दे रही थी। मुझे हैरानी हुई जब काइरीना ने मेरा हाथ छोड़ा और मुड़कर उस भागते हुए आदमी की बगल में जोरदार मुक्का मारा। उसने अपनी मुट्ठी कसी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मुक्का मारने के लिए ही उछला हो, इसलिए वो हवा से उछलकर एक तरफ गिर गया। वो कुछ देर तक हौंफता रहा, लेकिन उसके बाद जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वाह, अरे वाह, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। जब हम बबल्स की तरफ बढ़े तो वह आदमी कराहता हुआ नीचे ही रहा और हमारी तरफ देखा तक नहीं। कुछ बबल ड्राइवरों ने हमें नीचे आने का इशारा किया और हमने अपने सबसे नजदीक वाले को चुना। बबल नीचे आ गया और वह आदमी हमें देखकर मुस्कुराया और हमें अंदर आने का इशारा किया। उसकी हरकतों और इशारों से लग रहा था कि वह हमारी भाषा नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने एक क्रिस्टल जैसे डिस्प्ले स्टैंड की ओर इशारा किया जिस पर एक अच्छे होटल की तस्वीर लगी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने अपना सिर हिलाया, उसने सिर हिलाया और अगले होटल की तरफ इशारा कर दिया। 7 बजे के बाद हम अपने होटल पहुंचे और वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन फिर अपनी कलाई थपथपाई। हाँ, भुगतान इरेलिया ने मुझे क्रेडिट कार्ड जैसा एक कलाई बैंड दिया था, तो मैंने उसकी ओर इशारा किया और उसने सिर हिलाया और फिर क्रिस्टल डिस्प्ले के सामने एक जगह की ओर इशारा किया। मैंने अपनी कलाई उस पर रखी और रोशनी चमकी, फिर उसने मुझे वापस इशारा किया। मैं गद्देदार पिछली सीट पर रेंग कर बैठ गया जहां किरीना पहले से ही आराम से बैठी थी। ड्राइवर, जिसे मैं सिलिका के नाम से जानता हूं, मेरे बैठने तक इंतजार करता रहा और फिर गाड़ी चला दी। मैंने बस आखिरी पल में उसका चेहरा बदलते देखा था जब मैं पीछे की सीट पर बैठने के लिए मुड़ा था, लेकिन मैंने भी उसे देखा था, बिल्कुल मैक्सिम की तरह। मुझे लगता है कि इस ग्रह की मूल निवासी सिलिका कोई और भाषा बोलती होगी, लेकिन यह वाली काफी अच्छी लग रही थी। मैं काइरीना के पास गया और उसे एक चुंबन दिया। तुम तो बहुत ही पटाखे थे। माफ करना, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं आया। अरे, मैं समझ गया, चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। ये सब खत्म हो जाएगा और हम अपने कमरे में अच्छा खाना खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। फिर बाद में हम कोई स्टॉल देखकर कपड़े ले लेंगे, ठीक है? किरीना ने कहा जब हम आराम कर रहे थे। मुझे लगा जैसे हम काफी देर से गाड़ी चला रहे हैं। बाहर से जो पारदर्शी गुंबद दिखाई दे रहा था, उसके उलट अंदर धुंध थी, इसलिए हम सिर्फ आकृतियां ही देख पा रहे थे। हम अभी सफर का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक हम रुक गए। मैं पूछने ही वाला था कि क्या हम पहुंच गए हैं, तभी हमारी सीट गायब हो गई। मैं काइरीना को आंशिक रूप से पकड़े हुए था और मैं उसे पकड़कर जमीन पर उतरने में कामयाब रहा, लेकिन डिस्क तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने चारों ओर देखा और हम जिस जगह पर थे वह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने काइरीना की तरफ देखा और फिर उसे नीचे उतारा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था और मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। मैंने कुछ और इधर उधर देखा तो जगह सुनसान लग रही थी और हर तरफ रेत ही रेत थी। मैंने ऊपर देखा तो साफ आसमान देखकर मैं चौंक गया, पर वो इतना चमकीला था कि उसे देखना मुश्किल था। आखिर हो क्या रहा है? ये आदमी हमें कहाँ ले गया? अरे अजनबी, तुम खोए हुए लग रहे हो। आवाज सुनकर मैं मुड़ी तो देखा कि एक आदमी सिर से पांव तक कपड़ों में लिपटा हुआ था। वह बड़ा जरूर था, लेकिन ज्यादा आक्रामक नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद ड्राइवर के साथ मिलकर कोई साजिश रची गई थी। उस आदमी ने मेरी बेचैनी भांप ली और अपने हाथ आगे कर दिए। वाह, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने यहाँ नहीं आया हूँ और मुझे पता है कि बूढ़ा स्ट्रिक इस पूरे मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हम उस गुंडे अर्नोल्ड के साथ तुम्हारी छोटी सी झड़प के बारे में सुन रहे हैं। वह आदमी नए खिलाड़ियों को परेशान करना पसंद करता है और वह कोई बेवकूफ नहीं है जिसे इस तरह से धकेला जाए, इसलिए चाहे तुम किसी भी ड्राइवर के साथ रहे हो, तुम यहाँ जरूर आए होगे। आप हमें यहाँ क्यों चाहते हैं? हम आपके क्या हैं? तुम्हारा पूछना अच्छा लगा। सबसे पहले, मैं ड्रेसनल हूँ और ये दुनिया हर जगह मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया के तथाकथित राजा को बस अपने बुलबुले की परवाह है। पिछले 3 सालों से वह बस न्यूनतम संख्या में ही भेजता रहा है और अब जब तूफान शुरू हो रहे हैं तो वह कुछ भी नहीं भेजेगा। उम्मीद करता है कि तूफान उन लोगों को दफना देगा और मार डालेगा जो वहां बचे हैं। मुझे मदद चाहिए। हमारे पास कोई महान रेसर नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत से अनुभवी लोग हैं जो तूफान के दौरान मदद कर सकते हैं। और जीतने के अलावा तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है?
मैंने किरीना का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हुए पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर मुझे ध्यान आया कि उसने कपड़ों से क्यों ढका हुआ था। उस कपड़े के नीचे एक पानी जैसा शरीर था, बिल्कुल साशा जैसा। ड्रेसनल ने मेरी तरफ मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया। हमें लोगों और दुनियाओं को बचाना है। साशा कहती है कि यह काम तुम्हें ही करना है, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे। जितनी जल्दी हम यह काम पूरा कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम ज़ैनो की ओर जा सकेंगे, है ना? अध्याय 9085। हवा में छेद। साशा का नाम सुनते ही मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया। हालांकि वह आदमी मिलनसार था, हम दीवारों के बाहर थे और यहाँ बड़े बड़े राक्षस थे। ड्रेसनल हमें एक टूटी फूटी इमारत में ले गया और अंदर एक जाल था जिसमें पहियों वाली कोई चीज ढंकी हुई थी। ये रही एक मिठाई की गाड़ी जिसे हम गुफाओं में ले जाएंगे। मेरे पास कुछ हेलमेट हैं जो रेत को बाहर रखेंगे, और एक कंबल और रस्सी भी। रस्सी? काइरीना ने अपनी आंखों में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। यहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं और रेत का तूफान तुम्हारी त्वचा को फाड़ सकता है। मेरे पास यहाँ रेत से चलने वाला कोई सामान नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना सामान लपेटकर देव की गोद में बैठना होगा और फिर मैं तुम दोनों को बांध दूंगा। यह मेरे द्वारा पहले किए गए किसी भी काम से कहीं ज्यादा पागलपन भरा था, और मैं महसूस कर सकता था कि काइरीना मेरी गोद में कांप रही है। इसलिए मैंने उसे अपने पास खींच लिया और उसे चूमा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे खुद इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि यह सच है। हमें बांधने के बाद हम दोनों में से कोई भी देख नहीं पा रहा था, और शायद यही सब कुछ था। अचानक गाड़ी हिलने लगी और फिर हिलने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि हम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हवा जिस तरह से जोर से चल रही थी और कंबल को दबा रही थी। हम लगभग 30 मिनट तक सफर करते रहे। उसके बाद रेत आने लगी और फिर हमें लगा कि वह तेज धार में आ रही है। हम आगे पीछे उछलने लगे, लेकिन रस्सी ने हमें थामे रखा। मुझे खुशी थी कि हमें आलू की बोरी की तरह लपेटकर बांध दिया गया था। वह रेत नंगी त्वचा पर क्या कहर ढा सकती है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। काइरीना सो गई थी और जोर जोर से करवटें बदलने के बावजूद वह सोती रही। शायद यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मैं रेत के तूफान में अनदेखे जीवों की आवाज सुन सकता था। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि ड्रेसनल हमें सुरक्षित वहां पहुंचा दे जहां हम जा रहे थे। 2 घंटे बाद हवाओं के साथ रेत अचानक रुक गई और मुझे लगा कि हमारी गति धीमी हो रही है और मैं आगे की ओर खींच रहा हूं। जल्द ही हम रुक गए और मुझे लगा कि रस्सियां ढीली हो गई हैं। जैसे ही कंबल हटाया गया, धुंधली रोशनी ने मेरा स्वागत किया। काइरीना और मैं दोनों रेत में लिपटे हुए थे। कंबल ने हमें गंभीर नुकसान से बचाया था। काइरीना मेरी गोद से उतरकर अंगड़ाई लेने लगी और मैं उसकी उस खूबसूरत हरी पोशाक को निहारने लगा। उसने मुड़कर मुझे मुस्कुराते हुए देखा और रेत झाड़ने के लिए घूम गई, और मैं खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। वह एक नीची और चौड़ी गुफा थी जिसमें रेत से भरी कुछ और बगियां खड़ी थीं, लेकिन हमारा स्वागत करने वाला कोई नहीं था। मैंने ड्रेसनल की तरफ देखा, लेकिन वह अपने ऊपर से कुछ कपड़ा उतार रहा था, जिससे उसका पारदर्शी नीला शरीर और बाहें दिखाई दे रही थीं। उसने अपने दस्ताने पहने ही रखे थे और मैं उन्हें देख रहा था, और उसने बताया कि रेत को छूने से उसकी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए दस्ताने पहनना उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। यह मैक्सिन और पानी जैसा ही था, इसलिए मैं समझ सकता था। तो आप हमें कैसे ढूंढ पाए? ज्यादातर किस्मत। तुम्हारा छोटा सा स्टंट ही असली वजह है जिसकी वजह से हम तुम्हें पकड़ पाए, और मैं तुम लोगों पर नजर रख रहा था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आते हैं, इसलिए 2 लोगों को पकड़ना मुश्किल है। हमें सुरंग में और अंदर ले जाया गया और फिर वह एक बड़ी गुफा में खुली जिसमें कुछ तंबू लगे हुए थे। उस जगह के आसपास 15 से ज्यादा तंबू नहीं थे, और मैं सोच रहा था कि आखिर क्या मकसद था। यही बगावत थी या कुछ और? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। इतना गंभीर मत बनो, हमारे पास और भी बहुत से कैंप हैं, चिंता मत करो, हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। ये बस ट्रांसपोर्ट सर्कल के लिए एक छोटा सा कैंप है। आपके पास एक है? किरीना ने मेरे बगल से आवाज लगाई। एक क्या? क्या यह एक टेलीपोर्टर है? हाँ, वे यहाँ बैंड हैं, इसलिए हमें, आप जानते हैं, इसे गुप्त रखना होगा। इस खबर से काइरीना सदमे में आ गई और फिर उसने ड्रेसनल की ओर आंखें सिकुड़कर मेरी ओर देखा। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे हमें दिखाएं, जब तक कि वे हमें अभी मारने की योजना न बना रहे हों। मुझे पता है कि यह ग्रहों को बचाने के उद्देश्य से है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि यह हर ज्ञात ग्रह पर प्रतिबंधित है। मुझे नहीं लगता कि किसी को यह समझाने की जरूरत है कि अगर किसी को यह मिल गया तो क्या होगा।
आप इन कानूनों से इतने परिचित कैसे हैं? मैंने पूछा, लेकिन इसका उत्तर ड्रेसनल ने दिया। ये सामान्य ज्ञान है लड़के, आकाशगंगा भुजा में कोई भी यह जानता है। वह अंतरिक्ष से पहले के किसी ग्रह से था, इसलिए उसे पता नहीं होगा। अगर आप साशा को जानते हैं तो आप जानते हैं कि हम यूनिवर्सल वॉच हैं, तो आपको इस बारे में हमारी स्थिति पता होगी, है ना? हाँ, और ज़ेनो सुनामी के सुरक्षित होने के बाद हम इसे वॉच को सौंप देंगे, चिंता मत करो। जिल को इसके बारे में पता है, इसलिए चिंता मत करो। चलो, ये जगह घुटन भरी है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां हम बाकी लोग घूमते हैं। ड्रेसनल हमें गुफा के पिछले हिस्से में ले गए, जहां एक तंबू था जो बाकियों से कहीं ज्यादा बड़ा था। हमें अंदर ले जाया गया और जमीन पर 2 धातु की सुनहरी डिस्क पड़ी थी। ड्रेसनल उनके पास गए और दोनों को अपने अपने हाथों से छुआ और उनके चेहरे पर गहरी एकाग्रता का भाव आ गया। अचानक डिस्क चमकने लगी और हिलने लगी, जब तक कि उन्होंने उन्हें अपने हाथों में नहीं ले लिया। वे तेजी से घूमने लगी और जल्द ही अलग हो गईं, जिससे हवा में एक छेद बन गया। हम दोनों आगे बढ़े, लेकिन काइरीना को इस बारे में मुझसे कहीं ज्यादा भरोसा था। मैं गड्ढे के दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ और पानी देख सकता था और मेरी आशंकाएं कम होने लगी थीं, लेकिन मेरा चुनाव मेरे लिए तय हो चुका था। काइरीना ने मुझे उस जगह पर खींच लिया और मुझे डर था कि हम गड्ढे के किनारों से टकरा जाएंगे, लेकिन अचानक हम दूसरी तरफ पहुंच गए और मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैंने ड्रेसनल को हमारे पीछे आते सुना और मैं उनके रास्ते से हटने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मुड़ा। मैंने ड्रेसनल की नीली मुस्कान देखी और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए चारों ओर देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि उनके फेफड़े हैं या नहीं, लेकिन मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। नहीं, मेरे आसपास की दुनिया एक खूबसूरत बगीचा थी जहां हर जगह तंबू लगे थे और कई प्रजातियां घूम रही थीं। मैं किरीना की ओर मुड़ा, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी, लोगों और परिदृश्य में खोई हुई हर चीज को देख रही थी। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। ये बहुत अच्छा था, और यहाँ आने के बाद से हम अंतरिक्ष में थे। मेरा मतलब है, मैं एक शराबखाने में था, लेकिन वह वास्तव में मायने नहीं रखता। ये बहुत अलग था, यह एक असली स्वर्ग था, लेकिन ये कहाँ था? मैं ड्रेसनल की ओर मुड़ा, लेकिन उसने आगे बढ़ने के लिए हाथ हिलाया। वह आदमी अजीब तरह से समझदार था। मैंने आगे देखा, लड़कियां वहां थीं, और तब मुझे एहसास हुआ कि काइरीना भी गायब हो गई थी और वहां पहले से ही उनसे बात कर रही थी। खैर, यही सबसे अच्छा विकल्प था। अगर हम सब रेस के दिन तक यहीं रुक गए, तो हमें उस तरह के और दूसरे रेसेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही था। मुझे आश्चर्य है कि इरेलिया ने कुछ क्यों नहीं कहा। शायद उसे पता नहीं था, और जिल कुछ बदलना नहीं चाहती थी। अच्छी लड़की। मैं उस समूह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। तामा और मिकोटा मेरे पास आई और मुझसे लिपट गईं, लेकिन मैंने सिर्फ उनके सिर के ऊपरी हिस्से को चूमा। इससे मैं कुछ हैरान परेशान नजरों से देखने लगा, और उन दोनों ने काइरीना की तरफ देखा। जब काइरीना ने देखा तो वह भी उतनी ही उलझन में थी, लेकिन लड़की की चाकू जैसी निगाहें कम होने लगी और काइरीना ने नजरें फेर ली और उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने 2 हाथों से उनके सिर के ऊपर से चीर दिया ताकि वे शिकायत करें, लेकिन इससे काइरीना पर उनकी मौत की निगाहें थम गईं। मुझे ये बात उठानी ही थी, वरना शायद मैं न उठाता। मुझे यकीन है कि लड़कियों को अब यह एहसास होने लगा है। शायद आप इसे यही कहेंगे। मुझे नहीं पता कि आप इसे महसूस कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि औरतों को इसकी समझ होती है। जब मैंने साशा और मैक्सिम को गले लगाया तो वे मुस्कुराईं, और जब मैं टिली के पास पहुंचा तो वह खुश दिख रही थी और उसने मुझे बड़ी मुस्कान के साथ गले लगा लिया। जब वह झुकी तो उसने मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, डेव। मैं लड़कियों को वापस रख लूंगा। तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम इसी के लायक हो। मेरा गला रुंध गया था और मेरी आंखें नम हो रही थीं, इसलिए मैं एना से मिलने जाने से पहले आगे बढ़ गया। मैंने अपनी आंखें पोंछीं और उस लड़की की ओर मुड़ा जिसने दोनों बाहें क्रॉस करके रखी थीं। वह बहुत प्यारी थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सब एक नाटक था। मैंने उसे उस छोटे से घर में गोद में लिया था जब हम उसके दर्द, संघर्षों और मैं जो करने की कोशिश कर रहा था उसके बारे में बात कर रहे थे। नाराज मत हो, मुस्कुराहट ज्यादा अच्छी लग रही है। चुप रहो, बस याद रखो कि आगे और भी खेल होंगे। मैं हर बार यहाँ रहूंगा, इसे मत भूलना। इना लड़कियों की तरफ मुड़ी और टिली ने मुझे गर्मजोशी से मुस्कुराकर देखा और फिर मुड़कर इना के पीछे चली गई। मुझे अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। यह एक नया एहसास था जो अब अपने असली रूप में आने लगा था। प्यार।